सही तो मेहनत नहीं हो रही। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या कर रहे थे, फायरवॉल के बारे में पढ़ रहे थे। फायरवॉल में हम लोग ने अभी तक कोई फायरवॉल के बारे में हम लोग ने पर्टिकुलर स्टार्ट नहीं किया। राउटर के ऊपर ही सिक्योरिटी कैसे किया जाता है वो देख रहे थे। ठीक है। और राउटर के ऊपर हम लोग ने CCN के ऊपर भी सिक्योरिटी ऐड करने का फीचर देखा था। जैसे राउटर्स के ऊपर आप ACL करते हो, फिर NAT किया जाता है। ठीक है। तो ACL NAT ये सब क्या होते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। ठीक है। बट अभी जब आप राउटर के ऊपर ACL और NAT करते हो, कोई भी सिक्योरिटी फीचर जब यूज़ करते हो राउटर के ऊपर, तो लिमिटेड ऑप्शन होते हैं उसमें आपका। ठीक है। जैसे आप राउटर के ऊपर ACL तो यूज़ करते हो। ACL मतलब क्या होता है, एक्सेस लिस्ट। ठीक है। ओके। ठीक है। तो अभी ये लैब है। इस लैब में हम लोग क्या देख रहे हैं, आपका ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। तो इस लैब में हम लोग क्या कर रहे हैं, ACL का फीचर यूज़ कर रहे थे आपका लास्ट लेक्चर में। बट हम लोग ACL रन किसके ऊपर कर रहे हैं, आपके राउटर के ऊपर ही। क्योंकि एज ए राउटर आप सिस्को के राउटर को आप क्या कर सकते हो, एज ए सिक्योरिटी की जैसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जैसे ये राउटर है। इस राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो रूल चलते हैं क्या होते हैं, राउटर क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ठीक है। वो सिक्योरिटी का काम नहीं करता, बट आप उसको सिक्योरिटी डिवाइस बना सकते हो। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर कौन सा रूल चलता है, परमिट एनी एनी। जब राउटर लगाते हो तो परमिट एनी एनी मतलब कोई भी डेटा आया, कोई भी डेटा को क्या कर देगा, वो अलाउ कर देगा। फिर उसको हम लोग जब उसके ऊपर क्या लगाएंगे, ACL लगा दोगे। ACL मतलब एक लिस्ट लगाओगे, लिस्ट की मदद से राउटर के ऊपर क्या हो जाएगा, फिर कौन सा रूल चलेगा, डिनाई एनी एनी। ठीक है। कोई भी डिवाइस के ऊपर जब आप लिस्ट बनाते हो तो वो डिवाइस क्या करने लग जाता है, फिर डायरेक्ट आपका डिनाई वाला रूल को फॉलो करना चालू कर देते हैं। समझा आपको। ठीक है। तो उसके वजह से अभी आपका राउटर क्या करेगा, सारा जो भी डेटा आ रहा है उसको क्या कर देगा, स्ट्रेट अवे क्या कर देगा, डिनाई। ठीक है। कोई भी अंदर से आने दो, बाहर से। अभी जब राउटर के ऊपर ACL बनाते हो तो ACL के भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं। ठीक है। राउटर के ऊपर लिस्ट बनाने का हम लोग ने लास्ट लेक्चर देखा था कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, नेम बेस ACL होता है सबसे पहले। फिर उसके बाद कौन सा होता है, नंबर बेस ACL होता है आपका। ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया आपका, ऑब्जेक्ट बेस ACL होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। राउटर के ऊपर भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी ये CCNA में नहीं था आपका, फायरवॉल में हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद कौन सा होता है आपका, टाइम बेस ACL होता है। ठीक है। तो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था आपका, नेम बेस ACL, नंबर बेस ACL, ऑब्जेक्ट बेस। ठीक है। ऑब्जेक्ट से कैसे काम करते हो वो भी मैंने बताया था। आज हम लोग कौन सा देखेंगे, टाइम बेस ACL। टाइम बेस ACL मतलब क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है। उस टाइम के अंदर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। जिससे समझो फॉर एग्जांपल जब इसके ऊपर लिस्ट लगाते हो तो एज राउटर क्या करेगा, सारे यूजर्स को बाहर जाने के लिए क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है। तो समझो किसी यूजर को मेरे को बाहर जाने के लिए अलाउ करना है, तो अलाउ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस लिस्ट में क्या करना है, पॉलिसी बनाना है। बट अभी अगर मैं समझो PC1 को इंटरनेट पे जाने के लिए पॉलिसी बना दिया तो वो लिस्ट में वो पॉलिसी हमेशा क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। ठीक है। उसके वजह से PC1 हमेशा क्या करेगा, इंटरनेट पे जाना चालू कर देगा। ठीक है।
बट अभी मेरे को क्या करना है, PC1 के ऊपर एक टाइम लिमिट लगाना है, ठीक है, कि PC1 क्या करे, सिर्फ ऑफिस आवर में इंटरनेट एक्सेस करे, ठीक है, ऑफिस आवर के बाद उसको इंटरनेट एक्सेस बंद हो जाए, ठीक है। तो जब ऐसे पॉलिसी बनाते हो टाइम देख के, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम बेस ACL, ठीक है। तो अभी वो कैसे होता है टाइम बेस ACL आपका, तो वो पहले देख लेते हैं आपका, ठीक है, मतलब राउटर्स में हम लोग कैसे टाइम बेस ACL लगा सकते हैं। ये काम आपका CCNA में नहीं था, ठीक है। तो हम लोग राउटर के ऊपर टाइम बेस ACL को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो बीच में आपका एज राउटर है, लिस्ट कहाँ पे बनाओगे, एज राउटर पे ही बनाओगे लिस्ट आपका। तो लिस्ट जब बनाते हो, एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो ओके, ठीक है। पहले लिस्ट बनाते हैं हम लोग, IP एक्सेस लिस्ट। क्या लिस्ट के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड और कौन सा हो गया, एक्सटेंडेड, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंडेड। देखो टाइम बेस ACL भी सिर्फ एक्सटेंडेड ACL में यूज़ होता है, स्टैंडर्ड ACL में आप टाइम बेस ACL नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक्सटेंडेड, उसके आगे आपको नाम नहीं तो नंबर, नाम दोगे तो क्या हो गया, वो नेम बेस ACL हो गया, नंबर दोगे तो फिर कौन सा होता है, नंबर बेस ACL, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नेम सेट कर देते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ ये इन आउट, ठीक है। तो ये लिस्ट किसके लिए बना रहे हैं, जो इंटरनल यूजर है उसको बाहर जाने के लिए लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट में किसी एक यूजर को बाहर जाने के लिए क्या करेंगे, परमिट करेंगे। अभी देखो जब लिस्ट बनाते हो, लिस्ट में कुछ बेसिक पॉलिसीज होती है जो आपको स्टार्टिंग में बनानी पड़ती है, वो मैंने बताया था, ठीक है। राउटिंग पॉलिसी हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो गया, DNS की पॉलिसी हो गई। बट अभी के लिए वो छोड़ दो, क्योंकि मैं कोई भी डायनेमिक राउटिंग नहीं कर रहा इस लैब में, और DNS का भी हम लोग यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, यूजर के लिए क्या बनाता हूँ, पॉलिसी बनाता हूँ। जैसे PC1 है, वो बाहर जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, PC1 को बाहर जाने के लिए क्या लिखेंगे, परमिट। फिर उसके बाद एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट का भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये लिस्ट तो बन गई, अभी लिस्ट के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे समझो PC1 है, PC1 बाहर जाएगा तो हम लोग परमिट में क्या लिखेंगे, PC1 का IP लिखते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग को PC1 का IP नहीं लिखना है, PC1 का क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेस ACL क्या होगा आपका, यहाँ पे यूज होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, PC1 का हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट में बनाता हो, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड लाते हो, ऑब्जेक्ट ग्रुप। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 टाइप के, सर्विस और कौन सा हो गया आपका, नेटवर्क। सर्विस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोटोकॉल वगैरह को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑब्जेक्ट में क्या किया जाता है, PCs वगैरह के IPs वगैरह क्या किया जाता है, ऐड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को IP ऐड करना है ना, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या लिखूंगा, नेटवर्क। नेटवर्क के आगे इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ मैं, जैसे PC1, ठीक है। एंटर करो, PC1 नाम का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। फिर उसमें हम लोग किसका IP ऐड करने वाले, सिर्फ PC1 का, ठीक है। तो सिंगल IP जब एक ऑब्जेक्ट में ऐड करते हो तो क्या लिखते हो, होस्ट लिखते हो। होस्ट PC1 का IP 192.168.100. कितना हो गया, 1, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या, एंटर दबाओ, ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका, तो नेक्स्ट हम लोग और किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाहर गूगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। समझो PC1 किसके पास जा रहा है, गूगल। गूगल का भी IP नहीं पता, उसका भी IP चेंज होता रहता है, तो चेंज होता है तो गूगल का भी हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो गूगल का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क, फिर हम लोग लिखेंगे गूगल, ठीक है। और होस्ट में हम लोग गूगल का IP 200.20.20. अभी 1 है, ठीक है। एंटर करके एग्जिट, ओके, डन, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 ऑब्जेक्ट, क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना है अभी आगे, ठीक है। तो अभी आगे वापस हम लोग क्या लिखेंगे, IP एक्सेस लिस्ट। लिस्ट में हम लोग क्या ओपन करेंगे, सर्विस ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए सर्विस ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड में मैं लिखता हूँ इन आउट। मेरा लिस्ट का नाम क्या था, इन आउट। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, परमिट अंदर से कौन आएगा, तो पहले प्रोटोकॉल लिखा जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, PC1 से गूगल को पिंग कर रहे हैं। तो पिंग करते समय हम लोग परमिट किसको करते हैं, आपका ICMP, ठीक है। फिर अंदर से होस्ट हम लोग सिंगल। अभी जब मैं होस्ट लिखूंगा तो होस्ट का क्या लिखना पड़ेगा, IP लिखना पड़ेगा। बट हम लोग होस्ट नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अंदर से कौन आएगा, आपका PC1, ठीक है। तो PC1 का ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, वापिस डेस्टिनेशन का भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन में क्या लिखेंगे, गूगल, गूगल, ठीक है। गूगल का भी ऑब्जेक्ट बना के रखा है। और बाहर जाएगा तो कौन सा पैकेट लेके जाएगा, एको, ठीक है। एको रिप्लाई नहीं, एको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पॉलिसी, ठीक है। और ये पॉलिसी बनने के बाद एंटर करो। एंटर करने के बाद अभी ये पॉलिसी
क्या हो जाएगी, चेक करना है तो चेक करने के लिए डू शो IP एक्सेस लिस्ट। ओके, ये देखो परमिट ICMP ऑब्जेक्ट PC1 बाहर किसके पास जा रहा है, गूगल, और कौन सा पैकेट लेके जा रहा है, एको। ठीक है, अभी ये पॉलिसी हिट होगी क्या, अभी नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग ने लिस्ट तो बना दिया बट लिस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, तो लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते समय इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंटरफेस इथरनेट कौन से इंटरफेस पे होगा, 0/0, क्योंकि ये इनसाइड वाले यूजर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रही है लिस्ट। ठीक है, तो 0/0 को ओपन करता हूँ मैं, और वहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, IP एक्सेस ग्रुप। ठीक है, और एक्सेस ग्रुप में क्या लिखेंगे, इन आउट। और कब होगा ये लिस्ट चेक आपका, जब डेटा अंदर जा रहा है, इन। ठीक है, इतना लिख के एग्जिट करो, हो गया। ठीक है, तो अब इसके मदद से इम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर मैं देखूंगा तो PC1 अभी गूगल को पिंग कर सकते हैं। ठीक है, PC1 के ऊपर जाते और पिंग करते हैं गूगल को अभी 200.20.20.1। ठीक है, हो रहा है पिंग। ठीक है, तो अभी गूगल क्या हो रहा है, PC1 को पिंग कर पा रहे हैं, PC1 गूगल को पिंग कर पा रहे हैं। बट गूगल से अगर मैं फेसबुक को पिंग करूंगा तो होगा क्या, नहीं होगा, UU आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए पॉलिसी नहीं बनाई हम लोग ने। ओके, डन। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ काम करना, ऑब्जेक्ट बेस्ड ACL बोलते हैं। बट अभी देखो ये परमिशन तो हम लोग ने कर दिया PC1 को गूगल के पास जाने के लिए, बट अभी PC1 कोई भी टाइम पे जब गूगल को पिंग करेगा तो पिंग होगा ना। ठीक है, साइलेंट कर दो। तो अभी समझो वो रात को भी पिंग कर रहा है तो रात को भी पिंग होगा, सुबह पिंग कर रहा है सुबह भी पिंग होगा। एनी टाइम वो क्या कर सकता है, PC1 अभी गूगल को क्या कर सकता है, पिंग कर सकता है। ठीक है, मतलब ये जो आपने पॉलिसी बनाई है, ये पॉलिसी हमेशा क्या 24/7 क्या हो रही है, रन हो रही है। समझे आपको। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेगा, एज राउटर इस पॉलिसी को देख के आपका क्या करेगा, PC1 को गूगल के पास जाने के लिए अलाउ करेगा। तो ये सही है क्या फिर आपका, नहीं। तो मेरे को अगर समझो किसी यूजर को एक लिमिटेड टाइम तक ही क्या करना है, एक्सेस देने, तो टाइम को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम बेस ACL। तो टाइम बेस ACL देखो होता कैसे है आपका, तो हम लोग जब टाइम बेस ACL का यूज करते हैं ना, तो जो पॉलिसी बनाते हो आप, पॉलिसी के अंदर ही लास्ट में आप क्या करते हो, एक टाइम रेंज क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, मतलब अभी जैसे ये आपने पॉलिसी बनाई है लिस्ट में, और लिस्ट के आगे आप क्या कर दोगे, टाइम रेंज को क्या करोगे, ऐड करोगे। अब इधर कोई टाइम रेंज वगैरह ऐड हुआ है क्या आपका, नहीं। ठीक है, बट अभी टाइम रेंज ऐड करने के लिए सबसे पहले टाइम रेंज आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, क्रिएट करना पड़ता है। कैसे क्रिएट करोगे, तो समझो मुझे चाहिए कि मेरा PC1 क्या करे, गूगल को पिंग करे, बस वो कितने टाइम तक, ऑफिस आवर में। ऑफिस आवर मतलब कितना हो गया, समझो सुबह 9 से लेके दोपहर के 6 बजे, या फिर समझो 10 से लेके कितना हो गया, 7। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, ऑफिस आवर में ही क्या होगा, वो पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके लिए मेरे को एक क्या बनाना पड़ेगा, वो ऑफिस आवर का टाइम बनाना पड़ेगा, टाइम रेंज बनते, रेंज बोलते हैं उसको। ठीक है, कैसे क्रिएट करोगे, तो देखो टाइम रेंज क्रिएट करना बहुत सिंपल है। कॉन्फ़िगर मोड में जाके आपको क्या लिखना है, सिर्फ टाइम रेंज। आप क्या लिखोगे, टाइम रेंज। ठीक है, फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे टाइम रेंज का आपको एक नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी नाम क्या सेट करेंगे, समझो हम लोग नेम में रख देता हूँ इस रेंज का ऑफिस आवर। ठीक है, ऑफिस टाइम बोल के रख देता हूँ, या कुछ भी आपका। ठीक है, ऑफिस टाइम जो आपका ऑफिस का जो टाइमिंग है उसको मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, इतना करके एंटर करो। एंटर करने के बाद देखो आपका रेंज क्या हो गया, क्रिएट हो गया। बट रेंज में हम लोग ने अभी तक टाइमिंग ऐड ही नहीं किया कि आपका ऑफिस कितने बजे से लेके कितने बजे तक चालू रहते। समझा आपको। ठीक है, अभी वो क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, तो देखो क्वेश्चन मार्क दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लिख के आएगा, पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअली टाइम मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, कि आपका ऑफिस कब से कब तक क्या होगा, चालू होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक लिख के उसके आगे अगर देखो क्वेश्चन मार्क दोगे ना, तो आपको देखो यहाँ पे डेज मेंशन होंगे। ठीक है, कि आपका ये जो लिस्ट होगा, ये लिस्ट कितने कौन से डेज पे काम करेगा। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे पीरियोडिक के आगे लिखता हूँ फ्राइडे, तो फ्राइडे को ही क्या होगा, ये लिस्ट आपकी क्या, लिस्ट में पॉलिसी क्या होगी, काम करेगी। जैसे मैंने लिख दिया मंडे, मंडे को ये क्या होगा, पॉलिसी काम होगा। समझा आपको। ठीक है, या फिर आपने लिख दिया डेली, डेली मतलब क्या हो गया, एवरी डे क्या होगा आपका, वो पॉलिसी हिट होगा। ठीक है, फिर आपने लिख दिया वीकडेज, वीकडेज मतलब क्या होते हैं, वर्किंग डेज। मंडे से लेके कौन सा हो गया, फ्राइडे, तो मंडे से लेके फ्राइडे क्या होते हैं, वर्किंग डेज। फिर उसके बाद आपने लिखा वीकेंड, वीकेंड मतलब कौन सा हो गया, सैटरडे संडे। समझा आपको। ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है कि वीकडेज या वीकेंड्स, तो आप इधर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट डे आपका कौन सा रहेगा, जैसे फर्स्ट डे मेरा कौन सा है, मंडे, तो मैं यहाँ पे मंडे लिख दूंगा। और लास्ट डे मेरा कौन सा रहेगा, समझो लास्ट डे मेरा कौन सा है, थर्सडे। ठीक है,
तो नहीं हाँ थर्सडे, चलो ठीक है। तो लास्ट डे मेरा कौन सा रहेगा? थर्सडे। तो मैं क्या लिख दूंगा? थर्सडे। तो मंडे से लेके थर्सडे तक की वो क्या होगी, रेंज आपका क्या होगा, काम करेगा। समझा आपको? ठीक है। बट अभी मेरे को क्या करना है, वीकडेज को काम करवाना है, ठीक है। तो मैं पीरियोडिक में क्या लिखूंगा? वीकडेज। ठीक है। तो हम लोग पीरियोडिक में क्या लिखेंगे? वीकडेज। ठीक है। तो हम वीकडेज लिख के मैं अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो एंटर नहीं दबा सकते अभी तक, क्योंकि मैंने वीकडेज तो बोल दिए। तो अभी आपका वो पॉलिसी कब से कब तक काम करेगा? आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक। बट मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में भी एक टाइम लिमिट होता है ना, किधर से कौन से आवर्स में आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसके आगे अगर आप देखोगे तो आपको टाइम क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। आवर्स, आवर्स और क्या हो गया, मिनट, ठीक है। तो आवर्स और मिनट, जैसे अभी देखो टाइम जब मेंशन करते हो ना, तो 24 आवर्स और आवर्स के फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन। जैसे क्लॉक को जब आप रीड करते हो तो क्या होता है, दो फॉर्मेट होते हैं, एक 12 आवर और एक कौन सा हो गया, 24 आवर्स। 12 आवर में कैसे होता है, AM PM होता है, ठीक है। जैसे सुबह के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, AM। रात के टाइम को क्या बोला जाता है, PM, ठीक है। बट आपका 24 आवर्स ऐसा नहीं होता। 24 आवर्स में कैसा होता है, 1 0 से स्टार्ट होता है क्लॉक, 12 पे आता है, 12 के बाद में 13 14 15 16 ऐसा क्या होता है आपका, कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो 24 आवर्स के फॉर्मेट में ही आपको क्या करना पड़ता है, टाइम लिमिट बताना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे समझो यहाँ पे मेरे को आवर्स और मिनट पूछ रहे हैं वो मेरे को, तो स्टार्टिंग टाइम पूछ रहे हैं मेरे को, ठीक है, कि वीकडेज में आपका ये पॉलिसी कितने बजे क्या होगा, आपका चालू होगी, ठीक है। तो मैं जैसे समझो लिख देता हूँ 9:09 लिखता हूँ, 09:00, मतलब कितने हो गए आपके, सुबह 9 बजे, ठीक है। AM PM लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स का क्या चल रहा है, फॉर्मेट चल रहा है। तो 09:00 ये आपका क्या हो गया, आपका पहला टाइम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या लिखना है हम लोग को, क्वेश्चन मार्क दिखोगे तो आगे 2 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग टाइम, फिर एंड टाइम भी बताना पड़ेगा, ठीक है। 9 बजे आपका पॉलिसी चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका क्या लिखोगे, आप 2 लिखोगे। 2 के आगे आपको क्या करना है, वापिस आवर्स आवर्स और क्या करना है, मिनट मिनट, ठीक है। मतलब एंड टाइम बताना है। तो एंड टाइम अभी मेरे को कितना रखना है, 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे को हम लोग कैसे लिखेंगे 24 आवर्स में, ठीक है। 6 PM को 6 PM लिखोगे आप, नहीं, ठीक है। कितना होगा, 6 मतलब कितना हो गया, 18, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 18:00, ठीक है। तो सुबह 9 बजे से लेके क्या होगा आपका वो, 6 बजे तक क्या होगा आपका वो पॉलिसी काम करेगी। ओके, ठीक है। इतना लिख के एंटर दबाओ, हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने पहले क्या किया, पॉलिसी देखो, पॉलिसी के ऊपर डायरेक्ट रेंज ऐड नहीं कर सकते आप, पहले रेंज बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। और रेंज बनाने के लिए कैसे रेंज बनाओगे, टाइम रेंज लिखोगे। टाइम रेंज के लिए अंदर आपको क्या लिखना है, और आपका एक नाम रखना पड़ता है, ये रेंज कौन से टाइम के लिए बना रहे हो, ठीक है। जैसे मैं क्या लिख दूंगा, ऑफिस टाइम, ठीक है, ऑफिस टाइम। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस रेंज में आप क्या करोगे, आपका डेज और क्या करोगे, आवर्स आप ऐड करोगे, ठीक है। कि आपके कौन से दिन पे ये क्या होगी, पॉलिसी आपका काम करेगी, और फिर कब से लेके कब तक वो पॉलिसी क्या होगी, काम करेगी। समझे आपको, ठीक है। इतना लिख के क्या होगा, आपका ये रेंज क्या हो गया, क्रिएट हो गया। एग्जिट कर देना बस, ठीक है। तो अभी एग्जिट करने के बाद क्या आपका पॉलिसी के ऊपर वो टाइम लिमिट ऑटोमेटिक सेट होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो अभी जब आप नेक्स्ट पॉलिसी बनाओगे ना, जैसे समझो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वापस मैं खोलता हूँ इंटरफेस, नहीं सॉरी, IP एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पे एक्सटेंडेड, और फिर उसके बाद आगे मैं लिख देता हूँ इन आउट, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, और एक परमिट, अभी हम लोग किसको परमिट कर रहे हैं, समझो ICMP को ही कर रहा हूँ, बट अभी इस बार हम लोग परमिट किसको कर रहे हैं, PC1 को, ठीक है। तो PC1 का क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। तो PC1 का ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या था आपका, PC1, ठीक है। जाने के लिए किधर परमिट कर रहे हैं, आपका परमिट समझो मैं नहीं तो समझो एक काम करता हूँ, ICMP नहीं TCP करता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, परमिट TCP, ऑब्जेक्ट किसको परमिट कर रहा हूँ मैं, PC1 को। PC1 किसके पास परमिट कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट गूगल के पास जाने के लिए। तो गूगल का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आगे क्या होगा आपका, TCP इतना लिख के हम लोग को पोर्ट भी मेंशन करना है। TCP में हम लोग को क्या करना पड़ता है, पोर्ट। तो पोर्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, EQ, जैसे 443 हो गया, गूगल के ऊपर कौन से पोर्ट के ऊपर जाएगा, 443। इतना लिख के एंटर करोगे तो ये पॉलिसी तो बन जाएगी, बट ये पॉलिसी 24/7 क्या होगा, रन होगा। उसके आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डालोगे, तो उसके आगे आपको क्या होगा, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन मार्क डालने के बाद टाइम रेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा ना यहाँ पे,
नीचे जाओ, ये देखो आ गया। ठीक है, तो अभी आपको आगे क्या करना पड़ता है, कंट्रोल सी, फिर उसके आगे आपको क्या लिखना है, टाइम रेंज। ठीक है, आप क्या लिखोगे, टाइम रेंज। ठीक है, और टाइम रेंज के आगे आपने जो रेंज क्रिएट किया था उसका नाम, जैसे मैंने रेंज का नाम क्या रखा था, ऑफिस टाइम, तो ऑफिस टाइम को सिलेक्ट करके मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। ओके, ठीक है, और फिर उसके बाद एंटर दबाओ। तो ये क्या हो गया आपका टाइम बेस, क्या होता है आपका ACL। ठीक है, और अगर आप मैं इसको देखूंगा एग्जिट करके डू शो IP एक्सेस लिस्ट, तो ये देखो, ठीक है, क्या दिखा रहा है, सेकेंड नंबर पे पॉलिसी परमिट TCP ऑब्जेक्ट PC1, ऑब्जेक्ट ग्रुप कौन हो गया, गूगल, कौन से पोर्ट के ऊपर जाएगा वो 443। बट वो ये पॉलिसी कब आपका काम होगी, जब आपका टाइम रेंज, हम लोग कब ऑफिस टाइम में ही क्या होगी, ये पॉलिसी आपका क्या होगा, काम करेगा। और उसके आगे देखो क्या लिख के आ रहा है, इनएक्टिव। अभी इनएक्टिव क्यों लिख रहा है, हाँ ठीक है, आज वीकेंड है। ठीक है, आज क्या है आपका, वीकेंड है। आज कितना, आज डेट क्या चल रहा है आपका, सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे है इसलिए, तो अगर आप मैं जाके क्या करता हूँ, ये राउटर में जाके अगर मैं चेक करता हूँ क्या टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, तो राउटर को पता है ना, राउटर में भी क्लॉक होता है। ठीक है, तो राउटर अपने क्लॉक को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, शो क्लॉक, और शो क्लॉक करके अगर मैं चेक करता हूँ, एंटर दबाओ, तो देखो आज दिखा रहा है क्या है, सैटरडे। ठीक है, अगस्त कितना है, 30। तो यहाँ पे सैटरडे होने के वजह से यहाँ पे ये पॉलिसी क्या दिखा रही है आपको, इनएक्टिव। ओके, ठीक है, तो ये एक्टिव कब होगी, जब आप मंडे से लेके थर्सडे के बीच में आप क्या करोगे, अपना टाइम, अपना मतलब काम करोगे। ठीक है, तभी ये पॉलिसी एक्टिव होगी। क्लियर अभी, ठीक है। तो अगर मैं अभी PC1 से गूगल का HTTPS एक्सेस लेने जाऊंगा तो मिलेगा HTTPS एक्सेस, मुझे नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं देखता हूँ टेलनेट 200.20.20. कितना हो गया 1, उसके आगे मैं क्या लिखूंगा 443, एंटर दबाओ, तो देखो क्या दिखा रहा है, डेस्टिनेशन हो अनरीचेबल। क्लियर, ठीक है। बट अभी ना देखो एक काम करता हूँ, हम लोग क्लॉक को चेंज भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लॉक को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और क्लॉक को चेंज करके टाइमिंग में क्या रखता हूँ, जैसे मैं क्लॉक सेट, ठीक है, क्लॉक सेट मैनुअली चेंज कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं टाइम कितना रखता हूँ, समझ लो 10 बज रहे हैं आज के। ठीक है, 10 बज के कितना हो रहा है, 10 कोलन में क्या लिखूंगा आगे 00 कोलन 000। ठीक है, तो ये मिनट्स और ये क्या होते हैं, सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे आज डेट है ना, डेट में कुछ अलग रखता हूँ मैं। ठीक है, अभी आज डेट कितना चल रहा है, 30 अगस्त चल रहा है ना। ठीक है, तो मैं डेट कितना रखता हूँ, 29 अगस्त रखता हूँ, AUG। ठीक है, 29 अगस्त मतलब कौन सा हो गया, फ्राइडे हो गया। फ्राइडे वर्किंग होता है ना फिर। ठीक है, वर्किंग आवर हो गया, क्योंकि वीकडेज मतलब वीकडेज में कितना आता है, मंडे से लेके फ्राइडे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ईयर कितना है, 2025। ठीक है, इतना करके एंटर दबाओ। एंटर दबाने के बाद देखो क्लॉक का टाइम चेंज हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं शो क्लॉक करके एक बार, हो गया चेंज। ठीक है, देखो आ गया फ्राइडे आपका। ठीक है, तो फ्राइडे आ गया, और फ्राइडे आने के बाद अगर मैं दिखाता हूँ डू शो शो IP एक्सेस लिस्ट, शो IP एक्सेस लिस्ट। ठीक है, एंटर दबाओ, तो देखो क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया, पॉलिसी वो क्या हो गई, एक्टिव। पहले क्या थी, इनएक्टिव थी, अभी एक्टिव हो गई। समझा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी ये वीकडेज में आ रहे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं PC1 से अभी अगर गूगल का HTTPS एक्सेस लूंगा, मिलेगा मेरे को, मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या दिखा रहा है, ओपन। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम बेस ACL। ओके, समझे आपका, ठीक है। तो ये हम लोग राउटर में भी क्या कर सकते हैं, आपका कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बस आपको टाइम रेंज क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। ओके, कोई डाउट है इसमें?
ओके डन। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, फिर आगे बढ़े आपका। ठीक है, तो अभी ये हो गया आपका एक सिक्योरिटी फीचर जिसको हम लोग क्या करते हैं, एसीएल। हम लोग ने कितने टाइप का एसीएल देखा? टाइम बेस्ड, नंबर, नेम, नंबर, ऑब्जेक्ट, और कौन सा हो गया? टाइम। ठीक है, अभी ये क्या आता है, आपके सारे एसीएल के टाइप्स थे। ठीक है, अभी ये काम हम लोग किसके ऊपर करेंगे? आपका फायरवॉल्स के ऊपर भी करेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ किसके ऊपर कर रहे हैं? आपके राउटर के ऊपर। बट राउटर के ऊपर जब एसीएल बनाते हो तो राउटर क्या होता है? एक स्टेटलेस डिवाइस होता है। स्टेटलेस मतलब उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है? दो दो पॉलिसी बनानी पड़ती है, इंटरनल यूजर्स के लिए और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। वो राउटर आपका इंटरनल यूजर्स का डेटा बाहर गया तो बाहर से अंदर आने नहीं देता, और एक्सटर्नल यूजर्स का डेटा अगर अंदर आया तो अंदर से बाहर जाने नहीं देता। समझा आपको? ठीक है, तो इसलिए दो दो पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो इसलिए राउटर के ऊपर एसीएल हम लोग यूज़ नहीं करते। इधर किसका यूज़ होगा फिर बाद में? फायरवॉल का। ठीक है, फिर अभी देखो राउटर के ऊपर एक हम लोग सिक्योरिटी का फीचर यूज करते हैं जिसको एसीएल बोला जाता है, बट राउटर के ऊपर और एक सिक्योरिटी फीचर का भी यूज किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेट। ठीक है, तो राउटर्स के ऊपर हम लोग ने देखा रहेगा, सीसीएनए में भी आपने पढ़ा रहेगा कि हम लोग राउटर्स के ऊपर क्या करते हैं? नेट। नेट मतलब क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, अभी नेट मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना। क्यों ज़रूरी है ये कन्वर्ट करना? हाँ, ठीक है, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल समझो फॉर ये क्या है आपका? PC1 है। अभी PC1 का बाय डिफॉल्ट कौन सा आईपी होता है आपका? तो हम लोग जब भी एक नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाते समय हम लोग कौन सा क्लास के आईपी यूज़ करते हैं? क्लास ABC। आयना ने क्या बोला है? इंटरनल नेटवर्क्स में जो भी आप आईपी यूज़ कर रहे हो क्लास ABC का, वो सारे आईपीज क्या होते हैं? फ्री टू यूज़ होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइवेट आईपीज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग PC1 के ऊपर कौन सा आईपी यूज़ कर रहे हैं? 192.168.100.1, ये आपका PC1 का आईपी है। ठीक है, अगर अभी ये PC1 का आईपी है तो अभी PC1 से जो भी डेटा क्या होगा आपका? किसके पास जाएगा? गूगल के पास जाएगा। तो कौन सा आईपी लेके जाएगा आपका? समझो यही आईपी लेके जाएगा। समझे आपको? बट ये आईपी जो हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं PC1 के ऊपर कंपनी के अंदर, ये आईपी किसी से पूछा है क्या हम लोग ने यूज़ करते समय? नहीं। किसी से पूछ के यूज़ कर रहे हैं हम लोग? ऐसे किसी को बोला है मैंने? आयना को इन्फॉर्म किया है क्या मैंने? आयना को कॉल करके बोला है कि मेरे को ये आईपी यूज़ करना है ऐसा? ठीक है, नहीं। या आयना को नहीं बोला, आईएसपी को नहीं। ठीक है, तो ये आईपी हम लोग जो नेटवर्क के अंदर बनाने के लिए, खुद का नेटवर्क बनाने के लिए जो भी आप आईपी यूज़ करते हो, उन आईपीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइवेट आईपीज़। क्या बोला जाता है? प्राइवेट आईपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो प्राइवेट आईपीज़ होते हैं, इन प्राइवेट आईपीज़ के मदद से आप जब डेटा क्या करते हो? बाहर भेजते हो। ठीक है, तो ये प्राइवेट आईपीज़ आपका इंटरनेट पे काम नहीं करते, क्योंकि देखो कैसा होता है, समझो PC1 क्या कर रहा है? अपना प्राइवेट आईपी लेके इंटरनेट पे जा रहा है। ठीक है, वो तो जाएगा, उसको उसका काम है। अभी वो अपना आइडेंटिटी लेके क्या हो रहा है? इंटरनेट पे जाएगा। ठीक है, बट उसका प्राइवेट आईपी अगर इंटरनेट पे चला गया, वैन साइड पे चला गया, ठीक है, वैन साइड से जो भी जब उसको रिप्लाई देने का ट्राई करेगा ना, तो उसका रिप्लाई वाला डेटा वापस नहीं आ पाएगा। जैसे समझो गूगल के पास गया, PC1 क्या हो गया? गूगल के पास गया। ठीक है, गूगल के पास कौन सा पैकेट लेके गया? एको। तो अभी अगर PC1 गूगल के पास एको पैकेट लेके गया तो गूगल भी क्या करेगा? रिटर्न में एको रिप्लाई भेजेगा ना, ऑब्वियस है वो। ठीक है, तो जब वो एको रिप्लाई भेजेगा तो एको रिप्लाई वाला जो पैकेट है वो क्या होगा? वापिस आपके किसके पास आएगा? PC1 के पास नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों नहीं आ पाएगा? ठीक है, क्योंकि आपका जो एको रिप्लाई वाला पैकेट जो आएगा वो कौन से आईपी के ऊपर आने का ट्राई करेगा? 192.168.100.1 पे। और ये 192.168.100.1 ये जो आईपी है, ये मैंने किसी से पूछ के यूज़ कर रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, नहीं। तो दुनिया में ये आईपी कोई भी यूज़ कर सकता है मेरे अलावा। ठीक है, तो अगर समझो ये आईपी समझो 100 लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अपना। ठीक है,
तो जब गूगल क्या करेगा, रिप्लाई करेगा 192.168.100.1 के पास, तो वो रिप्लाई क्या 100 लोगों को करेगा? अभी नहीं, ठीक है। रिप्लाई किधर आना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। तो वापस आएगा क्या वो मेरे पास? रिप्लाई नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इंटरनेट पे जब भी कोई भी यूज़र जाता है तो इंटरनेट पे जाने के लिए कोई भी यूज़र को जाने के लिए उसका खुद का क्या होना चाहिए? उसका पब्लिक आईपी होना चाहिए, तभी जाके वो इंटरनेट पे यूजर्स क्या हो सकते हैं, अपना डेटा, उनका डेटा वापस आएगा। पब्लिक आईपी मतलब क्या होता है? उनका खुद का एक क्या होनी चाहिए? फिक्स आईपी होनी चाहिए, ठीक है। जो आईपी वो सिर्फ अकेला यूज कर सकता है, इसका उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिक आईपी। जैसे PC1 है, PC1 का खुद का क्या होना चाहिए? पब्लिक आईपी, जिसकी मदद से डेटा वापस PC1 के पास ही है। दुनिया में किधर भी डेटा घूम के किधर आए? आपके PC1 के पास है, ठीक है। तो जो आईपी फिक्स होती है उन आईपीज को क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिक आईपीज बोलते हैं। समझे आपको? ठीक है। बट अभी देखो ये पब्लिक आईपी मिलती कहाँ से हम लोग को, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये पब्लिक आईपी, तो जैसे अभी आप, मैं नेटवर्क बना रहा हूँ कंपनी में, तो नेटवर्क बना रहा हूँ, तो मेरे को नेटवर्क में अगर कोई भी यूजर को इंटरनेट पे भेजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। तो अभी मैं पब्लिक आईपी लूंगा कहाँ से? ठीक है, तो आईएसपी से। तो ये जो पब्लिक आईपी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक आईपी फ्री नहीं होती। इन पब्लिक आईपी को क्या करना पड़ता है? आपको पे करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। कहाँ से? आप कहाँ से खरीदोगे? आईना, ठीक है। तो आईना होता है मेन। पब्लिक आईपीज को बांटने का काम कौन करता है? आईना। बट आईना डायरेक्ट पब्लिक आईपीज को नहीं बांटता। आईना किसको देता है? अपने आईएसपीज को क्या करता है? पब्लिक आईपीज देता है। फिर आईएसपी से आपको क्या मिलती है? पब्लिक आईपीज मिलती है, ठीक है। जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से लेते हो? आप आईएसपी से, ठीक है। तो आईएसपी से जब कनेक्शन लेते हो तो आपको क्या मिलेगी? एक पब्लिक आईपी। क्लियर आपका? ठीक है। तो अभी जैसे समझो ये सब यूजर है, अभी मेरे कंपनी में कितने यूजर है? समझो 100 यूजर है। कितने? 100 यूजर है। तो अभी 100 यूजर को इंटरनेट पे एक्सेस चाहिए। तो अभी 100 यूजर को इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो क्या 100 यूजर के लिए मैं 100 पब्लिक आईपी खरीदूंगा? नहीं। जैसे घर में आपके क्या होते हैं, कितने लोग हैं? समझो 4-5 लोग हैं। 4-5 लोगों को इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो 4-5 लोगों के लिए इंटरनेट एक्सेस के लिए मतलब 4-5 पब्लिक आईपी खरीदना पड़ेगा। पब्लिक आईपी खरीदते हो घर में? आप नहीं खरीदते ना, ठीक है। तो देखो काम कैसे होता है ये, तो आपका बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो देखो पब्लिक आईपी आपको बहुत सारे क्वांटिटी में खरीदने की जरूरत नहीं है। एक नेटवर्क जब बनाते हो, एक नेटवर्क में जितने भी यूजर्स को अगर इंटरनेट पे जाना है तो सब यूजर्स के लिए पब्लिक आईपी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप पब्लिक आईपी यूजुअली कितना खरीदते हो? एक ही खरीदा जाता है, ठीक है। तो जब आप आईएसपी से कनेक्शन लेते हो तो आईएसपी वाला बंदा क्या करता है? अपने राउटर से या अपने कोई भी डिवाइस से वो क्या करेगा? कनेक्शन आपके कंपनी में लेके आएगा, ठीक है। कनेक्शन मतलब वो केबल लेके आएगा, और वो केबल कहाँ पे अटैच करेगा? फिर आपके राउटर पे, आपके कंपनी के राउटर। कौन से राउटर पे? एज राउटर। अब बट अभी ये जो एज राउटर होता है, ये एज राउटर के ऊपर आईएसपी वाले बंदे को क्या करना पड़ेगा? अपना आईपी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आईएसपी से जो आईपी मिलती है, ठीक है, आईएसपी वाला क्या करता है? यूजर आता है आपके घर में और वो आपके राउटर पे क्या करता है? एक आईपी डाल के चला जाता है। तो आईएसपी वाला जो बंदा आपके राउटर पे आईपी डाल के जाता है, वो आईपी क्या हो जाती है? आपकी पब्लिक आईपी। और आपके पास कितनी है पब्लिक आईपी? फिर आपका एक ही है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? एक ही पब्लिक आईपी होगा। तो अभी जैसे समझो आईएसपी वाले बंदे ने मेरे को कौन सा आईपी दिया है? 200.1 डॉट कितना हो गया आपका? 10.1, ठीक है। तो आईपी कौन सा यूज हो रहा है मेरे पास? 200.1.10.1, ठीक है। तो मेरे कंपनी में पब्लिक आईपी कितना है? एक ही है। और वो एक पब्लिक आईपी क्या है आपके? किसके ऊपर सेट है? आपके एज राउटर पे, ठीक है। मतलब अभी ये आईपी जो है ये हम लोग ने खरीदा हुआ है आईएसपी से, ठीक है। और ये आईपी आपका इंटरनेट पे, इस आईपी से अगर डेटा कोई भी इंटरनेट पे जा रहा है तो डेटा वापस घूम के किसके पास आएगा? आपके एज राउटर पे आएगा, क्योंकि ये आईपी सिर्फ कौन यूज कर सकता है? एज राउटर। जैसे आपका पब्लिक आईपी जो होती है वो किसके जैसे होती है? फोन नंबर की जैसे। जैसे हर यूजर का फोन नंबर क्या होता है? यूनिक होता है ना, वैसे हर डिवाइस का आईपी क्या रहेगा? यूनिक पब्लिक आईपी, ठीक है। तो समझे आपको ये कैसे होता है, ठीक है। तो अब ये पब्लिक आईपी सिर्फ कौन किसके ऊपर सेट है? आपके एज राउटर पे, ठीक है। तो आपका जो ये एज राउटर है वही अभी इंटरनेट एक्सेस को क्या कर सकता है? मतलब उसी का डेटा क्या होगा? इंटरनेट पे जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो ये पूरा नेटवर्क बनाया, इस नेटवर्क में टोटल मेरे पास कितने पब्लिक आईपी है? एक ही है। और वो किधर सेट है? आपके एज राउटर पे, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, मेरे पूरे कंपनी में जितने भी यूजर्स है उन यूजर में से सिर्फ किसका डेटा इंटरनेट पे जाएगा? आपका एज राउटर। क्योंकि बाकी सबके ऊपर हम लोग कौन सा आईपी यूज कर रहे हैं? प्राइवेट, ठीक है। तो अभी एज राउटर ही सिर्फ क्या होगा? इंटरनेट पे डेटा भेज पाएगा और इंटरनेट से डेटा वापस ले पाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ऐसा चलेगा क्या कि आपका राउटर ही इंटरनेट पे जा रहा है? नहीं, ठीक है। आपको क्या चाहिए? सारी यूजर्स का डेटा इंटरनेट पे जाना चाहिए, ऐसा चाहिए ना, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को सबके लिए क्या करना पड़ेगा? पब्लिक आईपी खरीदना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे कंपनी में 100 लोग हैं,
तो 100 लोगों के लिए 100 पब्लिक आईपी खरीदोगे क्या आपका? नहीं, महंगी होती है ये पब्लिक आईपी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको जो पब्लिक आईपी मिल रही है ये भी फ्री नहीं मिल रही, ठीक है। आईएसपी से जब कनेक्शन लेते हो तो फ्री में आता है क्या आपका? नहीं, आप उसको मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हो ना, जैसे 500 600 जो भी रहेगा आपका वो पे करते हो। तो जब आप वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हो तो उस सब्सक्रिप्शन में आपका क्या होता है, वो आईपी का भी क्या होता है, चार्जेस होते हैं, ठीक है। जो आप अपने आईपी जो खरीदा है ना वो चार्जेस होते हैं, समझे आपको, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया, आपका पब्लिक आईपी फ्री नहीं होता। बट अगर समझो इस आईपी के अलावा मेरे को और बाकी के आईपी खरीदना है, खरीद सकता हूँ मैं आईएसपी से, और एडिशनल पब्लिक आईपी क्या कर सकते हैं हम लोग, खरीद सकते हैं। बट वो हर पब्लिक आईपी का आपको क्या करेगा, एडिशनल चार्ज करेगा, ठीक है। तो जैसे समझो आपने कितने आईपी खरीदा, और देखो आईएसपी से जब भी पब्लिक आईपी खरीदोगे ना तो आप ऐसे एक दो नहीं खरीद सकते, आपको क्या करना पड़ता है, पूरा रेंज खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप बोलोगे आईएसपी के पास जाके मेरे को आईएसपी को बोल दिया कि मुझे 2 पब्लिक आईपी दे दो, ऐसा नहीं होता वो ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, पूरा रेंज खरीदना पड़ता है। जैसे आप सबनेट खरीदते हो, ठीक है, तो 2 पब्लिक आईपी के लिए कौन सा सबनेट यूज करोगे, /30 का सबनेट खरीदा आपने, ठीक है। फिर उसके बाद अगर समझो मेरे को कितना आईपी चाहिए, कितना आईपी चाहिए मेरे को, 8 आईपी चाहिए, 8 नहीं 6 आईपी चाहिए। तो 6 आईपी के लिए हम लोग कितना सबनेट यूज करेंगे, /29, ठीक है। कितना होगा आपका, /29, ठीक है। या फिर मेरे को कितना आईपी चाहिए, 10 आईपी चाहिए, तो 10 आईपी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, 10 की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, /28 का सबनेट खरीदना पड़ेगा। /28 में कितने आईपीज आते हैं आपका, 16 आईपीज का क्या मिलेगा आपको, रेंज। और 16 आईपीज के रेंज में आपके पास टोटल यूजेबल कितने रहेंगे आपका, 14, ठीक है। तो पूरा सबनेट खरीदना पड़ता है, आईएसपी आपको 1-2 आईपी कभी देगा नहीं, समझे आपको, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, ऐसा पूरा सबनेट खरीदोगे क्या अंदर के यूजर के लिए, ठीक है। समझो अगर समझो मेरे पास 100 लोग हैं तो 100 लोगों के लिए मैंने /24 का सबनेट खरीदा, करोगे ऐसा काम आपका? नहीं, क्यों? हाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है वो, ठीक है। कि हर यूजर को अगर मैं पब्लिक आईपी दे रहा हूँ अंदर तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, और वेस्ट भी हो जाएगा आईपी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर यूजर के लिए पब्लिक आईपी नहीं खरीदते, एक ही पब्लिक आईपी खरीदा जाता है, और वो बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर रहता है। तो हमेशा याद रखना, आपके जितने भी पब्लिक आईपीज होंगे, आप चाहे 100 खरीदो, 200 खरीदो, कितना भी खरीदो, बाय डिफॉल्ट वो सारे पब्लिक आईपीज कहाँ पे सेट होते हैं, आपके एज राउटर पे, ठीक है। तो जो भी डिवाइस आपका एज पे रहता है वही क्या करता है, सिर्फ पब्लिक आईपीज को हैंडल करता है। बाकी के कोई भी डिवाइस को आप पब्लिक आईपी नहीं सेट कर सकते डायरेक्ट। जैसे समझो आपका ये PC1 है, इसके ऊपर आपने बोल दिया कि मैं इसके ऊपर पब्लिक आईपी डालूंगा, नहीं डाल सकते, ठीक है। सबके सब पब्लिक आईपीज कहाँ पे सेट रहेंगे, आपके एज राउटर पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक आईपी खरीदूंगा और खरीद के एक एक करके डालने के लिए ट्राई करूंगा, तो नहीं होगा वो काम, ठीक है। तो फिर कैसा होगा, तो अगर समझो PC1 को इंटरनेट पे जाना है, तो अभी PC1 इंटरनेट पे कैसे जाएगा, तो देखो इधर प्रोसेस होता है आपका कौन सा, नेट का, ठीक है। इधर कौन सा प्रोसेस होगा, नेट, ठीक है। जैसे अभी देखो कोई भी जब इंटरनल नेटवर्क बनाते हो ना, हमेशा उनके ऊपर कौन सा आईपी डाला जाता है, प्राइवेट, वो रूल है, ठीक है, कि हमेशा कौन सा आईपी यूज करोगे, प्राइवेट। तो जैसे समझो अभी PC1 के ऊपर कौन सा आईपी है, प्राइवेट, तो PC1 को किधर जाना है, गूगल के पास जाना है। तो PC1 को गूगल के पास जाना है, तो आपने कौन से आईपी से जाने का ट्राई करेगा, प्राइवेट। 192.168 कितना हो गया आपका, 100 डॉट कितना है आपका, 1। फिर उसके बाद सोर्स मैक क्या रहेगा उसका, M10। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस, वो जा किस पे रहा है, गूगल के पास, गूगल का आईपी कितना है, 200.20.20.1। फिर डेस्टिनेशन मैक कितना हो गया, M समझो 100 है, ठीक है। एंड पैकेट कौन सा रहेगा आपका, ये एको पिंग कर रहे हैं समझो, ठीक है, गूगल से हम लोग। तो ऐसा क्या होगा, पैकेट जनरेट होगा। अब ये पैकेट जब जनरेट होगा PC1 से, तो PC1 से किसके पास आएगा, स्विच से फिर किसके पास आएगा आपका, राउटर लैन के ऊपर डिफॉल्ट राउटिंग किया है, डिफॉल्ट राउटिंग की वजह से राउटर लैन से वो डेटा किसके पास जाएगा, एज राउटर, और एज राउटर से फिर वो डेटा किसके पास जाएगा, आपके आईएसपी से फिर वो डेटा किसके पास जाएगा, आपका गूगल। और गूगल के पास एक बार डेटा आया तो गूगल क्या करेगा, रिटर्न में आपको रिप्लाई भेजेगा, ठीक है। तो रिप्लाई पैकेट कैसा होगा आपका, सोर्स एड्रेस क्या रहेगा गूगल का, 200.20.20. कितना हो, 1। फिर उसके बाद सोर्स मैक कितना है आपका, M10, ठीक है, M100, ठीक है। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस, तो आया था कौन से आईपी से वो डेटा, 192.168.100.1। तो रिप्लाई भी जब देगा तो कौन से पे, 192.168.100. कितना हो गया, 1। फिर उसके बाद क्या रहेगा फिर आपका, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक कितना है, M10। फिर उसके बाद ये पैकेट कौन सा रहेगा, एको रिप्लाई, ओके, ठीक है।
बट प्रॉब्लम देखो, ये एको रिप्लाई जब पैकेट आएगा तो एको रिप्लाई पैकेट क्या होगा, पीसी गूगल से जनरेट होकर किसके पास आएगा, आईएसपी। और आईएसपी जब ये एको रिप्लाई वाले पैकेट को देखेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा आईएसपी, किधर जाना है, 192.168.100.1। अभी ये जो 192.168.100.1 वाला आईपी है, ये आईपी हम लोग ने किसी से पूछ के यूज़ नहीं किया था, ठीक है। ये कोई फिक्स आईपी है क्या आपका, नहीं। तो ये 192.168.100.1 वाला आईपी हम लोग अपने मर्जी से यूज़ कर रहे हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी ये क्या कर सकता है, यूज़र इस आईपी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैकेट आईएसपी से फिर वापस मेरे पास आएगा क्या, फिर आपका नहीं आएगा। ये पैकेट आईएसपी क्या कर देगा, ड्रॉप, ठीक है। तो आईएसपी के पास जब भी प्राइवेट आईपी जाते हैं तो क्या कर देते हैं, ड्रॉप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, PC1 को अगर इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो इसको पब्लिक आईपी, तो डायरेक्ट सेट करेंगे क्या पब्लिक आईपी इसके ऊपर, नहीं। पब्लिक आईपी बस एक ही लेना है आपको, और वो किसके ऊपर सेट रहेगा, एज राउटर। और एज राउटर के ऊपर सेट होने के बाद सिर्फ एज राउटर फिर आपका इंटरनेट पे जा सकता है अभी, ठीक है। तो अभी मेरे को नेट करना पड़ेगा, एज राउटर पे हम लोग क्या करेंगे, नेट, ठीक है। अब ये नेट का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। तो नेट का काम कैसे होता है, तो नेट में देखो क्या होता है कि जब आपका क्या होगा, PC1 इंटरनेट पे जाने का काम करेगा, तो PC1 से डेटा किसके पास आएगा, राउटर लैन से किसके पास जाएगा, एज राउटर। अभी एज राउटर के पास जब डेटा आएगा तो एज राउटर के ऊपर आपने क्या किया है, नेट हमेशा किधर किया जाता है, जो डिवाइस आपके एज पे होता है, जो डिवाइस आपके आईएसपी से कनेक्टेड होता है, उसी के ऊपर हमेशा क्या होता है, नेट होता है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, नेट। तो नेट के वजह से क्या होगा कि जैसे आपके राउटर पे डेटा आएगा तो राउटर समझ जाएगा कि ये जो अंदर से यूजर आया है वो कौन सा आईपी लेके आया, अपना प्राइवेट आईपी 192.168.100.1 वाला आईपी कौन सा है, प्राइवेट। और इस राउटर को समझ जाएगा कि ये प्राइवेट आईपी अगर बाहर चला गया तो बाहर जाने के बाद ये प्राइवेट आईपी अंदर वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये एज राउटर क्या करेगा, इस प्राइवेट आईपी को क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। तो ये जो यूजर था, इस यूजर का प्राइवेट आईपी को वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, और उस प्राइवेट आईपी को रिमूव करके क्या करेगा, अपना खुद का क्या लगाएगा, पब्लिक। अभी वो एज राउटर है ना, तो वो आईएसपी से कनेक्टेड है, तो आईएसपी से कनेक्टेड होने की वजह से उसके ऊपर जो एक आईपी होता है वो कौन सा आईपी होगा, पब्लिक। तो जैसे 200.1.10. कितना हो गया, 1, ठीक है। तो ये कौन सा आईपी है उसका, पब्लिक आईपी। तो फिर वो पब्लिक आईपी ऐड करेगा, 200.1.10. कितना हो गया, 1। ओके, ठीक है। एंड देन फिर इस पब्लिक आईपी के मदद से वो डेटा क्या होगा, आपके एज राउटर से निकल के किसके पास जाएगा, आईएसपी, और आईएसपी से किसके पास जाएगा, गूगल। ओके, ठीक है। और जब गूगल अभी रिप्लाई देगा तो गूगल कौन से आईपी पे रिप्लाई देगा, तो देखो गूगल के पास तो प्राइवेट आईपी गई नहीं, ठीक है। गूगल के पास कौन सी आईपी गई थी, पब्लिक। तो जब रिप्लाई भी आएगा तो कौन से आईपी पे आएगा, पब्लिक। तो डेस्टिनेशन एड्रेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, अभी 200.1.10. कितना है आपका, 1, ओके। तो आपका ये क्या रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस होने की वजह से आपका डेटा जब आएगा तो फिर किसके पास, गूगल से किसके पास आएगा, स्विच, और स्विच से फिर किसके पास आएगा, आईएसपी। और आईएसपी के पास जब आएगा तो आईएसपी देखेगा कि जाना किधर है, 200.1.10.1। अब ये 200.1.10.1 कौन सा आईपी है, पब्लिक। मतलब ये आईपी वर्ल्ड में कोई एक ही यूज़र यूज़ कर रहा है, और वो कौन यूज़र यूज़ कर रहा है, मेरा एज राउटर, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में ये डेटा घूम के वापस किसके पास आएगा, मेरे एज राउटर पे, ठीक है। तो एज राउटर के पास जब आएगा तो एज राउटर क्या करेगा, इस डेटा को अपने पास ही रख लेगा क्या, नहीं, ठीक है। देखो ये डेटा था, आया था किधर से, गूगल से, और गूगल से आके किसके पास आया, आपके एज राउटर। तो एज राउटर के इस डेटा को अपने पास रखेगा, नहीं, ठीक है। तो ये जो एको रिप्लाई वाला पैकेट है ये एज राउटर का था, नहीं, ये एको रिप्लाई वाला पैकेट किसका था, PC1। तो एज राउटर क्या करेगा, आ गया ना डेटा जैसे बाहर से, ठीक है। तो बाहर से डेटा आने के बाद एज राउटर क्या करेगा, अपना वापस से पब्लिक आईपी जो है वो पब्लिक आईपी को क्या कर लेगा, वापस अपने पास रखेगा। और वापस अपने पास रखने के लिए अंदर जाने के लिए, वो अंदर जाने के लिए कौन सा आईपी वापस लगा देगा, आपका प्राइवेट। तो यहाँ पे प्राइवेट आईपी वापस से क्या हो जाएगी, सेट। और सेट होने के बाद इस प्राइवेट आईपी की मदद से अभी वो डेटा क्या होगा, आपका PC1 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन होता है प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट, इस कन्वर्जन को ही क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं, ठीक है। और ये नेट यूजुअली कहाँ पे होते हैं, आपके एज वाली डिवाइस पे। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अभी ये जो नेट का प्रोसेस है, ये नेट का प्रोसेस जब करते हैं हम लोग राउटर के ऊपर, तो ये नेट जब किया जाता है तो नेट भी, ये कन्वर्जन भी जब होता है प्राइवेट टू पब्लिक, तो कितने टाइप का होता है, नेट के भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं। आपने देखा रहेगा
CCNA में हम लोग ने नेट के टाइप्स पढ़े थे। कितने टाइप पढ़े थे नेट के? 3 टाइप। कौन से थे? स्टैटिक नेट एंड कौन सा हो गया फिर आपका? स्टैटिक नेट होता है। फिर उसके बाद डायनेमिक क्या होता है? पैट होता है। एंड फिर क्या होता है? डायनेमिक नेट। ओके, तो ये तीन टाइप आपके क्या है, हम लोग ने CCNA में पढ़े, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी टाइप होते हैं और, ठीक है, जो हम लोग फायरवॉल में पढ़ेंगे। तो ये 3 ही टाइप नहीं होते नेट के, ये तो 3 हम लोग सिर्फ CCNA में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप आपका बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर सपोर्ट होते हैं? आपके राउटर्स पे। कौन से राउटर्स पे? एंटरप्राइज राउटर पे, ठीक है। घर के वाईफाई राउटर में एक ही टाइप का नेट होता है, कौन सा? आपका डायनामिक पैट, ठीक है। तो घर का जो वाईफाई राउटर है ना, वो भी आपका किससे कनेक्ट है? ISP से। तो जो भी डिवाइस ISP से कनेक्ट है उसके ऊपर नेट हो ही रहा है, समझ के चलो ऐसा, ठीक है। तो घर में जो वाईफाई राउटर होता है उसके ऊपर कौन सा नेट हो रहा है? आपका डायनेमिक नेट पैट, ठीक है। बट अभी घर का छोड़ो, कंपनी में जब हम लोग क्या करते हैं, नेट करते, कंपनी में जब राउटर यूज करते, ठीक है, नेटवर्क बनाने के लिए, तो कंपनी के राउटर में हम लोग कौन सा नेट यूज कर सकते हैं? स्टैटिक नेट, डायनेमिक पैट और कौन सा हो गया? डायनेमिक नेट। कितने टाइप के नेट हो गए? ये 3, ठीक है। अभी ये तीनों टाइप के नेट में काम कैसे होता है बताओ मुझे, ठीक है। ये तो आपको पता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले होता है स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में क्या काम होता है? हाँ? मैनुअली सेट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक सिंगल प्राइवेट आईपी को सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक नेट। तो सिंपल बताता हूँ मैं, सिंपल बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है आपका, कौन सा टाइप होता है? स्टैटिक नेट। तो स्टैटिक नेट जो होता है वो क्या होता है? अंदर से समझो कोई यूजर आ रहे हैं, तो अंदर से हमेशा जब यूजर आएगा तो कौन सा आईपी लेके आएगा? प्राइवेट आईपी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टैटिक नेट जो होता है वो किसके लिए करते हैं? कौन से यूजर्स के लिए करते हैं? पीसीज के लिए किया जाता है स्टैटिक नेट। जैसे हम तो समझो ये पीसीज है, ये सब पीसीज अपना कौन सा आईपी लेके आएंगे? प्राइवेट। तो ये सब पीसी प्राइवेट आईपी लेके आएंगे, तो इनके प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट करेंगे? पब्लिक में, ठीक है। तो सबका प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट हो रहा है, बट वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो डायनेमिक पैट होता है, ठीक है। हम लोग ये स्टैटिक नेट किसके लिए करते हैं? सिर्फ सर्वर्स के लिए, और वो भी स्पेसिफिक कौन से सर्वर्स के लिए? DMZ। जो सर्वर आपके क्या होते हैं? दोनों साइड एक्सेसिबल होते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली। उन सर्वर के लिए क्या किया जाता है? स्टैटिक नेट, ठीक है। तो स्टैटिक नेट में देखो कैसे काम होता है। समझो ये अभी क्या है, आपके कंपनी में वेब सर्वर है। वेब सर्वर मतलब एक सर्वर है जिसके ऊपर आपने क्या करके रखा है? वेबसाइट बिल्ड करके रखा है, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया? वेब सर्वर। अभी उस वेब सर्वर का एक क्या रहेगा? आईपी रहेगा। आपके नेटवर्क में कनेक्ट है ना वो, ठीक है। तो उसका भी एक आईपी रहेगा, बट आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है वो, इंटरनल नेटवर्क में कनेक्ट है ना सर्वर, ठीक है। इंटरनल सर्वर है आपका वो। तो इंटरनल सर्वर होने के बाद वजह से उसके ऊपर जब आईपी रहेगा तो उसके ऊपर कौन सा आईपी रहेगा? प्राइवेट आईपी। जैसे अभी वेब सर्वर है, वेब सर्वर के ऊपर कौन सा आईपी है? 172.16 डॉट कितना है आपका? 100 डॉट कितना 1, ओके, ठीक है। तो ये आईपी आपका क्या है? वेब सर्वर के ऊपर सेट है। तो ये कौन सा आईपी है वेब सर्वर का? प्राइवेट आईपी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइवेट आईपी, ठीक है। अभी अगर ये वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी है, तो ये वेब सर्वर का क्या है? डेटा इंटरनेट पे भी तो जा रहे हैं ना, ठीक है। तो वेब सर्वर अपना ये आईपी लेके डेटा इंटरनेट पे भेज सकता है क्या आपका? नहीं, ठीक है। तो वेब सर्वर को बाहर इंटरनेट पे जाने के लिए क्या चाहिए? पब्लिक आईपी, ठीक है। तो हम लोग सब जब क्या करते हैं? एक सिंगल प्राइवेट आईपी को एक सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे बाहर जाएगा ये वेब सर्वर, तो कौन सा आईपी लेके जाएगा बाहर? आपका ये पब्लिक आईपी, ठीक है। तो इस वेब सर्वर को एक पब्लिक आईपी भी क्या करना पड़ेगा? असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा असाइन करोगे? तो अभी मुझे बताओ आपके कंपनी में कितना पब्लिक आईपी है? एक ही है ना, आपको मिला, आपको कौन सा? एक ही है, 200.1.10.1। तो अब ये पब्लिक आईपी बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर सेट है? एज राउटर पे। और यही पब्लिक आईपी हम लोग इसको भी सेट असाइन करेंगे क्या आपका? नहीं। देखो स्टैटिक नेट जब भी करते हो तो स्टैटिक नेट में जो आपके एज वाले डिवाइस पे पब्लिक आईपी होता है उसको छोड़ के बाकी दूसरे पब्लिक आईपीज आपको क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। स्टैटिक नेट हम लोग कभी भी एज वाले डिवाइस के पब्लिक आईपी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आईपी यूज करके आप स्टैटिक नेट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नली आपको अलग से एक क्या करना पड़ता है? पब्लिक आईपी खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आपने क्या किया, आईएसपी को कॉल किया, आईएसपी से आप क्या कर रहे हो? एडिशनल पब्लिक आईपी खरीद रहे हो मतलब पूरा रेंज खरीदना पड़ता है। जैसे अभी देखो इस लैब में अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे एज राउटर और आईएसपी के बीच में देखो
हाँ नीचे जाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। चालू ही नहीं है। हाँ क्या बंद है? एसी चालू है ना? चालू है, बंद है। हो गया चालू? ओके ठीक है चलो। तो अभी देखो आगे। तो अभी समझा। तो सबसे पहले क्या होता है स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल प्राइवेट यूजर को हम लोग एक सिंगल पब्लिक आईपी क्या करेंगे असाइन। जैसे हम लोग ने अभी देखो
ISP से पूरा एक पब्लिक IP का रेंज खरीदा है, ठीक है, कौन सा /28 का रेंज खरीदा है। /28 के रेंज में टोटल कितने IPs होते हैं आपका, कितने IPs होंगे टोटल, 16 IPs होंगे। तो आपका समझो /28 का जब रेंज खरीदते हो ISP से तो 200.1.10/28 का रेंज खरीदे, तो आपके पास टोटल कितने IPs है, 16। तो 16 IP स्टार्ट कहाँ से होंगे, खत्म कहाँ पे होंगे, 200.1.10.0 से आपका क्या होगा, रेंज स्टार्ट होगा, ठीक है, खत्म कहाँ पे होगा, 200.1.10. कितना है आपका, 15 पे आपका रेंज खत्म होगा, ठीक है। इसमें 0 और 15 हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 0 और 15 क्या हो जाता है, NID और BID। तो आपके पास टोटल 16 IPs तो है, बट 16 में से आपके 2 IPs नॉन यूजेबल है। यूजेबल IPs कहाँ से स्टार्ट होंगे, फिर आपका 200.1. ठीक है, 10 डॉट कितना रहेगा, 1 से स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ पे होगा, यूजेबल IPs का रेंज आपका 200.1.10. कितना है आपका, 14 पे आपका रेंज खत्म होगा, बराबर। टोटल कितने IPs है आपके पास यूजेबल, 1 से लेके 14 IPs आपके यूजेबल रहेंगे, ठीक है। बट देखो जब पब्लिक IPs आपके यूजेबल होते हैं ना, 14 जैसे पब्लिक IPs मेरे पास यूजेबल है, ISP से खरीदा है मैंने, ठीक है, 14 नहीं 16 खरीदा है एक्चुअली, बट उसमें से यूज करने के लिए कितना मिल रहा है, 14। बट उसमें से भी देखो 14 में से भी एक IP क्या करते हो आप, अपने राउटर पे डालते हो, ठीक है। आपका कंपनी का राउटर किससे कनेक्ट है, ISP से, तो उसके ऊपर भी तो एक IP जाएगा ना, जैसे 200.1.10.1 ये IP क्या हो चुका है, यूज हो चुका है, ठीक है। और ISP पे एक राउटर, अगर एज राउटर पे एक IP है, तो एज राउटर आपका एट द एंड किसके साथ कनेक्ट है, ISP से। तो ISP वाले राउटर पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, इस रेंज का एक IP क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब टोटल 14 IPs है, बट 14 में से भी 2 IPs हम लोग क्या कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मैं अपना खुद के राउटर पे डाल रहा हूँ और एक IP किसके ऊपर सेट हो रहा है, आपके ISP पे, ठीक है। तो टोटल कितने बचे फिर आपका, तो इस पे समझो कितने, मेरे राउटर पे कौन सा IP है, 200.1.10.1 है, और ISP के राउटर पे कौन सा IP है, 200.1.10. कितना है, 2 है, ठीक है। तो अभी बचे कितना रेंज आपका, फिर 200.1.10.3 से आपका रेंज आपका अवेलेबल है, और वो खत्म कहाँ पे होगा, 200.1.10.14 पे। तो टोटल कितने IPs बचे हैं, 12। तो टोटल आपका 16 IPs का रेंज खरीदा है, 16 में से बचे कितने, 12, ठीक है। अब ये 12 IPs जो बचे हुए इसको किधर भी यूज कर रहे हैं क्या हम लोग, आपका नहीं। तो ये 12 IPs हम लोग के पास क्या है, अनयूज्ड है, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे 12 के 12 IPs आपके किसके पास रहेंगे, एज राउटर पे। तो जो राउटर आपका ISP से कनेक्टेड होता है उस राउटर पे क्या रहेंगे आपके, ये रिमेनिंग IPs आपके प्रेजेंट रहेंगे, समझा आपको, ठीक है। तो अभी अगर सारे IPs एज राउटर पे है, ठीक है, तो ये मेरा एज राउटर क्या करेगा, सब पब्लिक IPs को लेके क्या करेगा, रखेगा अपने पास, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये बचे हुए जो 12 पब्लिक IPs है ना, 12 पब्लिक IPs में से एक पब्लिक IP किसको असाइन करना है, वेब सर्वर, ठीक है। तो आप याद रखना, तो एज राउटर के इंटरफेस पे जो भी आपका IP रहेगा वो आप डायरेक्ट स्टैटिक नेट में यूज नहीं कर सकते। तो एज राउटर के पोर्ट के ऊपर जो भी आप IP डालते हो ना, तो उस IP को हम लोग डायरेक्ट स्टैटिक नेट में यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक नेट के लिए आपके पास एडिशनल एक IP क्या होनी चाहिए, एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तभी आप उस स्टैटिक नेट में क्या कर सकते हो, उस IP का यूज कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट आपका, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग IPs में से एक IP उठा के किसके ऊपर सेट कर देंगे, वेब सर्वर के लिए हम लोग असाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने वेब सर्वर का अभी कौन सा IP चल रहा है, 172.16.100.1, तो वेब सर्वर बाहर जाते समझे मैंने बोला कि कौन सा IP लेके जाएगा, 200.1.10. कौन सा हो गया, 3, ठीक है। तो 3 वाला IP मैंने किसको असाइन कर दिया, वेब सर्वर, ठीक है। तो अभी देखो उसके वजह से होगा क्या कि वेब सर्वर का जब भी प्राइवेट IP आएगा तो प्राइवेट IP हमेशा बाहर कौन से IP में कन्वर्ट होगा, पब्लिक 200.10.10.3। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वेब सर्वर को ये 200.10.10.3 वाला IP क्या कर रहा हूँ, असाइन। अब मतलब अभी वेब सर्वर के कितने IPs हो गए, 2, बट ये अभी असाइन कर रहे हो, मतलब क्या, वेब सर्वर के ऊपर डायरेक्ट डालोगे आप, पब्लिक IP इंटरनल में कोई भी डिवाइस के ऊपर डायरेक्ट नहीं डाला जाता, सारे पब्लिक IP किसके ऊपर होते हैं, एज राउटर, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन का काम होगा, ये कन्वर्जन का काम हम लोग किसको बताएंगे, आपके एज राउटर को, ठीक है। तो ये जो एज राउटर है ना, इधर ये काम करेंगे हम लोग, ठीक है। कि मैं बोलूंगा कि वेब सर्वर का अगर 172.16.100.1 वाला IP आ रहा है एज राउटर के पास, ठीक है, तो एज राउटर इस IP को बाहर भेजते समय कौन से IP में कन्वर्ट करेगा, वो 200.1.10.3 में कन्वर्ट करके बाहर भेजेगा, ठीक है। तो
तो एक सिंगल प्राइवेट आईपी को एक सिंगल पब्लिक आईपी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक नेट। ओके, समझा, क्लियर है, ठीक है। अभी स्टैटिक नेट का और एक फीचर होता है, क्या होता है बताओ, स्टैटिक नेट किसके लिए किया जाता है, क्या होता है स्टैटिक नेट, क्यों करते हैं हम लोग, मेन काम क्यों होता है स्टैटिक नेट का। तो देखो उसके वजह से क्या है कि समझो वेब सर्वर है, वेब सर्वर को बाहर जाने तो हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, स्टैटिक नेट, ठीक है। फिर उसके बाद समझो आपका क्या है, ईमेल सर्वर है, ईमेल सर्वर को बाहर जाने उसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, एक पब्लिक आईपी असाइन करेंगे। हर यूजर के लिए क्या कर रहे हो, पब्लिक आईपी असाइन कर रहे हो, जैसे वेब सर्वर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सीआरएम है, सीआरएम को बाहर जाने तो उसको भी क्या करेंगे, एक पब्लिक आईपी असाइन करेंगे, ठीक है। जैसे पीसी1 है, पीसी1 को भी हम लोग स्टैटिक नेट करेंगे क्या, फिर आपका नहीं, पीसी1 जब बाहर जाएगा तो उसको भी एक पब्लिक आईपी असाइन करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्टैटिक नेट क्यों किया जाता है, सर्वर्स के लिए क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं हम लोग स्टैटिक नेट के लिए, हाँ ठीक है। तो वैन से भी एक्सेस लेने के लिए, मतलब सिंपल कहने का मतलब स्टैटिक नेट का मेन फीचर क्या है कि स्टैटिक नेट बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, बाय डायरेक्शनल। अभी व्हाट यू मीन बाय बाय डायरेक्शनल, स्टैटिक नेट के मदद से आप दोनों साइड कम्युनिकेट कर सकते हो, इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वेब सर्वर को बाहर किधर भी डेटा भेजना है इंटरनेट पे, ठीक है, तो वेब सर्वर कौन सा आईपी यूज करके बाहर डेटा भेजेगा आपका 200.1.10.3, ठीक है। बट समझो बाहर से किसी यूजर को वेब सर्वर के पास आना है, ठीक है, तो बाहर से अगर कोई भी यूजर, जैसे इंटरनेट पीसी है, जैसे ये कोई घर में यूजर बैठा हुआ है, ठीक है, इस यूजर को क्या करना है, बाहर से आपके कंपनी के अंदर आना है, ठीक है, कंपनी के अंदर वो भी किधर आना है, वेब सर्वर के पास, ठीक है। तो ये अभी कौन सा आईपी लेके अंदर आएगा कंपनी में, ठीक है। तो जैसे अभी ये इंटरनेट पीसी इस वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी लिखेगा क्या, 172.16.100.1, नहीं, क्योंकि अगर वो प्राइवेट आईपी टाइप करेगा अपने लैपटॉप में तो उस प्राइवेट आईपी की मदद से डेटा जब आईएसपी के पास आएगा तो आईएसपी क्या करेगा, प्राइवेट आईपी का डेटा को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। क्योंकि देखो कोई भी इंटरनेट यूजर जब मेरे कंपनी में एंटर करेगा किसके मदद से करेगा, आईएसपी, और आईएसपी को ये प्राइवेट आईपी समझ आते हैं क्या फिर आपके, नहीं, ठीक है। तो अगर समझो इंटरनेट यूजर को मेरे पास आना है कंपनी के वेब सर्वर के या कंपनी के वेबसाइट को विजिट करना है, तो कंपनी के वेबसाइट को विजिट करने के लिए इंटरनेट यूजर को कौन सा आईपी के ऊपर विजिट करना पड़ेगा, 200.1.10.3, ठीक है। तो ये मेरे वेब सर्वर का कौन सा आईपी है, पब्लिक, ठीक है। तो जब इंटरनेट पीसी ये आईपी टाइप करेगा 200.1.10.3, ठीक है, इस आईपी के मदद से इंटरनेट पीसी का डेटा सबसे पहले किसके पास आएगा, आईएसपी, और आईएसपी देखेगा कि किधर जाना है डेटा, 200.1.10.3। तो 200.1.10.3 वाला ये जो आईपी है, ये आईपी किधर है, मेरे किसके ऊपर सेट है, मेरे एज राउटर पे सेट नहीं है, बाय डिफॉल्ट सारे पब्लिक आईपी किसके ऊपर रहेंगे, मेरे एज राउटर पे, ठीक है। तो वो इंटरनेट पीसी का सारा डेटा किसके पास आएगा, मेरे एज राउटर पे, और जब मेरे एज राउटर पे आएगा तो एज राउटर क्या करेगा, देखेगा कि 200.10.3 वाला डेटा है, मतलब वो किसका डेटा है, आपका वेब सर्वर का, ठीक है। क्योंकि एज राउटर को मैंने क्या बताया था कि 200.10.3 वाला जो आईपी है वो किसके लिए फिक्स है, वेब सर्वर के लिए, ओके, ठीक है। तो फिर वो एज राउटर से डेटा किसके पास चला जाएगा, अंदर आपके वेब सर्वर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट क्यों किया जाता है, समझा, ठीक है। तो बाय डायरेक्शनल होता है, इसलिए वो क्या होता है, स्टैटिक नेट करते हैं, ओके, ठीक है। फिर अगर स्टैटिक नेट समझ गया तो स्टैटिक नेट के फिर स्टैटिक नेट के बाद आपका कौन सा आता है, डायनेमिक पैट। अब ये डायनेमिक पैट क्यों करते हैं, बताओ। ठीक है, तो मुझे बताओ डायनेमिक पैट का क्या काम है, एक्सप्लेन करो कोई एक। मल्टीपल पब्लिक आईपीस को एक सिंगल, मल्टीपल प्राइवेट आईपीस को एक सिंगल पब्लिक आईपीस में कन्वर्ट करने का काम होता है। क्यों करते करो, थ्रू पोर्ट एड्रेस को ये चाहिए।
बट क्यों 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 करना है? काफी सारे रहते हैं IP यूज करने में अलग अलग फोन नंबर से जाना सबको अलग पड़ता है, तो फोन नंबर को याद अलग रखता है। तो चलो ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है डायनेमिक पैड सिक्योरिटी के लिए भी यूज होता है, तो डायनेमिक पैड से सिक्योरिटी कैसे मिलती है? बाहर से अंदर नहीं आ सकता। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो डायनेमिक पैड क्या होता है वो समझाता हूँ। ठीक है, चलो स्टैटिक नेट समझा। स्टैटिक नेट के बाद फिर डायनेमिक पैड आते हैं। डायनेमिक पैड मतलब क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे नेट का प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? डायनेमिक पैड। ठीक है, अभी ये क्या होता है, क्यों होता है? जैसे समझो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक नेट कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ सर्वर्स के लिए। ठीक है, पीसीस के लिए नहीं करते। अभी पीसीस को भी तो इंटरनेट एक्सेस चाहिए रहता है ना। ठीक है, जैसे आपका पीसी है उसको भी तो इंटरनेट। तो अभी पीसी के ऊपर हम लोग बाय डिफॉल्ट कंपनी के अंदर कौन सा आईपी डालते हैं? आपका प्राइवेट आईपी होता है। ठीक है, बाहर जब जाएगा तो पीसी को बाहर जाने के लिए कौन सा आईपी चाहिए? पब्लिक आईपी चाहिए। ठीक है, तो समझो PC1 को अपना प्राइवेट आईपी से बाहर वो जाने का ट्राई करेगा, तो प्राइवेट आईपी से डेटा बाहर जाएगा, बट अंदर आ पाएगा क्या PC1 का? नहीं। ठीक है, तो इसको भी क्या चाहिए? पब्लिक आईपी चाहिए। तो अभी इन पीसीस के लिए भी क्या पब्लिक आईपी हम लोग खरीदेंगे क्या आपका? नहीं। अभी आपके कंपनी में टोटल कितने पीसीस होते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं। जैसे समझो कोई भी एवरेज कंपनी पकड़ के चलो, उधर 100-200 ऐसा क्या होता है आपका पीसीस आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो 100-200 पीसीस मतलब 100-200 यूजर्स के लिए आपको 100-200 क्या करना है? पब्लिक आईपी खरीदना है। उतना कर सकते हो आप? नहीं। ठीक है, तो और देखो ये जो स्टैटिक नेट होता है वो क्या होता है? बाय डायरेक्शनल होता है। स्टैटिक नेट की वजह से क्या होता है आपका कि समझो अगर किसी सर्वर के लिए आपने स्टैटिक नेट किया है, तो वो सर्वर क्या हो सकता है? उस पब्लिक आईपी की मदद से वो सर्वर बाहर भी जा सकता है, और बाहर से कोई भी यूजर उस सर्वर का क्या कर सकता है? अंदर एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर समझो मैंने स्टैटिक नेट पीसी के लिए किया, तो पीसी क्या करेगा? स्टैटिक नेट के मदद से अपना प्राइवेट आईपी के मदद से पब्लिक आईपी लेके वो बाहर तो चला जाएगा। ठीक है, बट उसके पब्लिक आईपी के ऊपर कोई भी यूजर क्या हो सकता है? इस पीसी का भी क्या करेगा? फिर आपका एक्सेस लेना चालू कर देगा। मतलब समझो अगर किसी को बाहर से इस पीसी का पब्लिक आईपी पता चल गया, तो बाहर से कोई भी यूजर इस पीसी का क्या करेगा? फिर पब्लिक आईपी की मदद से एक्सेस लेना चालू कर देगा। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे कंपनी में कोई भी पीसी का एक्सेस लेने के लिए अगर मेरे जैसे मैं यहाँ पे हमारी कंपनी है कनेक्टिंग साइबर नेटवर्क, इस कंपनी में अगर मेरा लैपटॉप है और मैं मेरे लैपटॉप को मेरे नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे लैपटॉप को कोई भी एक्सेस ले रहा है उठ के बाहर से इंटरनेट से, कोई भी मेरे लैपटॉप का एक्सेस ले रहा है मेरे कंपनी के अंदर, तो चलेगा क्या मेरे को? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पीसीज होते हैं, ये जो यूजर्स होते हैं, इन यूजर्स को कभी भी हम लोग क्या करेंगे? प्राइवेट आईपी असाइन, डायरेक्ट पब्लिक आईपी असाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इन सब यूजर्स के लिए क्या करते हैं? आपका स्टैटिक क्या करोगे? स्टैटिक नहीं, डायनेमिक पैड। ठीक है, डायनेमिक पैड मतलब क्या होता है? सिंपल है, मल्टीपल प्राइवेट आईपीज को जब सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेमिक पैड। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्राइवेट आईपी मतलब कौन से हो गए? जैसे ये 4 यूजर हो गए, तो इन 4 यूजर का प्राइवेट आईपी कितना है? 192.168.100 डॉट कितना हो गया? 1 192.168.100 डॉट कितना हो गया आपका? 2। फिर उसके बाद 192.168.100 डॉट कितना है आपका? 3। फिर उसके बाद 192.168.100 डॉट कितना है आपका? 4। तो ये हो गए 4 यूजर। इन चारों यूजर्स को क्या करना है? इंटरनेट एक्सेस चाहिए, बट इन चारों यूजर्स के ऊपर कौन सा आईपी चल रहा है?
प्राइवेट आईपी, ठीक है। अभी ये चारों यूजर जब इंटरनेट पे जाने के ट्राई करेंगे तो ये अपना प्राइवेट आईपी लेके तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो इन चारों यूजर्स को हम लोग बाहर जाने के लिए अलग अलग प्राइवेट पब्लिक आईपी तो दे नहीं सकते हम लोग, ठीक है। जैसे इन चारों यूजर्स के लिए अलग अलग पब्लिक आईपी दोगे तो पब्लिक आईपी बहुत ज्यादा खरीदना पड़ता है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों यूजर्स को बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। जैसे कौन सा पब्लिक आईपी, तो देखो डायनेमिक पैट जब करते हो तो डायनेमिक पैट में यूजुअली सारे यूजर्स जो होंगे वो कौन सा पब्लिक आईपी लेके जाते हैं, जो आपके एज राउटर के इंटरफेस के ऊपर जो आईपी होता है उस आईपी को लेके क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। जैसे एज राउटर के इंटरफेस पे कौन सा आईपी चल रहा है अभी, पब्लिक 200.1.10.1, ठीक है। तो सारे यूजर बाहर जब जाएंगे तो कौन सा आईपी लेके जाएंगे, 200.1.10.1, ठीक है। तो मल्टीपल प्राइवेट आईपी एक सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक पैट। ओके, समझा, क्लियर आपका, ठीक है। अभी ये जो डायनेमिक पैट आप करते हो तो ये डायनेमिक पैट जो होता है ना, ये क्या होता है आपका बाय डायरेक्शनल नहीं यूनि डायरेक्शनल होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल क्यों, क्योंकि देखो PC1 आएगा अपना प्राइवेट आईपी लेके, कौन सा पब्लिक आईपी लेके जा रहा है, ये वाला बाहर गया, ठीक है। किसके पास गया, जाने दो किधर से भी, ठीक है। PC2 भी आएगा, PC2 भी कौन सा आईपी लेके जाएगा, सेम, ठीक है। PC3 भी आएगा, PC3 भी कौन सा आईपी लेके जाएगा, सेम। PC4 भी आएगा, PC4 भी कौन सा आईपी लेके जा रहा है, सेम। तो अगर चारों यूजर क्या कर रहे हैं, सेम आईपी लेके जा रहे हैं, और चारों यूजर का डेटा जब बाहर इंटरनेट पे जाएगा तो इंटरनेट पे जाने के बाद चारों यूजर का डेटा बाहर से वापस भी तो आएगा ना, ठीक है। तो जैसे समझो PC1 का डेटा वापस आ गया, PC2 का डेटा वापस आया, PC3 का डेटा वापस आया, 4 का भी आया, तो चारों का डेटा वापस घूम के किसके पास आएगा, आपका एज राउटर, क्योंकि वो बाहर जाते समय किसका आईपी लेके गए थे, आपके एज राउटर का, ठीक है। तो चारों का डेटा क्या होगा, घूम के वापस पीसी का किधर आएगा, आपके एज राउटर पे। अभी जब एज राउटर पे चारों का डेटा घूम के आएगा तो कौन से आईपी पे आएगा वो चारों का डेटा, 200.1.10.1 पे आएगा, ठीक है। क्योंकि बाहर सब चारों आईपी कौन सा लेके गए थे, 200.1.10.1। तो वापस घूम के डेटा जब आएगा तो किसके पास आएगा, इसी आईपी पे, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, ये जो एज राउटर है ये चारों का डेटा जब लेगा तो इन चारों का डेटा को कैटेगराइज कैसे करेगा, कि जो पहला डेटा आया था वो PC1 का था, दूसरा डेटा था PC2 का था, तीसरा डेटा था PC3 का था। समझेगा क्या, हाँ हाँ, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो उसको समझेगा क्या कि किसका किसका डेटा आ रहा है, क्योंकि समझो अंदर से सब जो आईपी लेके जा रहे हैं, कौन सा लेके जा रहे हैं, 200.1.10.1। तो अंदर से सब अगर यही आईपी लेके जा रहे हैं तो बाहर से सबका जब डेटा वापस आएगा तो कौन से आईपी पे आएगा, 200.1.10.1 पे आएगा। तो अगर इसी आईपी के ऊपर सबका डेटा आ रहा है तो ये आईपी पे आने के बाद क्या हो जाएगा, एज राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा डेटा किसका था, ठीक है। क्योंकि अंदर भी भेजना है ना, एज राउटर सारा डेटा अपने पास थोड़ी रखेगा, ठीक है। एज राउटर को क्या करना है, अंदर भी पीसीस के पास एक एक करके क्या करना है, डेटा भेजना है। तो एज राउटर क्या हो जाएगा, पूरा कंफ्यूज हो जाएगा कि अंदर किसको किसको वो डेटा क्या करे, भेजेगा। समझे आपको, ठीक है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो जब आप ये डायनेमिक पैट करते हो तो डायनेमिक पैट में क्या किया जाता है, पोर्ट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका पोर्ट्स, आपके लॉजिकल पोर्ट्स। और कितने होते हैं लॉजिकल पोर्ट्स टोटल, 65,500 एंड कितना हो गया, 36। कितने होते हैं लॉजिकल पोर्ट आपके, 65,536। ओके, तो इतने आपके क्या रहेंगे, लॉजिकल पोर्ट्स रहेंगे, ठीक है। और इतने लॉजिकल पोर्ट्स में तो आपके पास टोटल यूजेबल कितने लॉजिकल पोर्ट होते हैं, यूजेबल मतलब जो वेल नोन पोर्ट होते हैं, ठीक है। वेल नोन पोर्ट मतलब जो पोर्ट आपके किसी सर्विस के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने पोर्ट होते हैं, 1024, ठीक है। तो 1024, 1024 पोर्ट क्या होते हैं, वेल नोन, मतलब ये पोर्ट आपके फिक्स है, ठीक है, एक सर्विस के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी बचे हुए जो पोर्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, रैंडम पोर्ट बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, रैंडम। तो अभी समझो अंदर से जब पीसी आएगा तो पीसी जब वो गूगल के पास जा रहा है तो पीसी जब गूगल के पास जाएगा तो पीसी अपना कौन सा आईपी लेके आएगा, 192.168 कौन सा लेके आएगा, 100.1, ठीक है। अभी जब वो गूगल के पास जाएगा तो गूगल के पास जाने के लिए एक पोर्ट भी तो असाइन होगा ना, तो पीसी का कौन सा पोर्ट असाइन होगा, तो पीसी क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। तो आपके पीसी क्या करते हैं, एक्सेस लेते हैं। तो जो डिवाइस एक्सेस लेता है वो कौन होता है, आपका क्लाइंट होता है। और क्लाइंट का पोर्ट हमेशा क्या होता है, रैंडम, ठीक है। तो पीसी जब डेटा आएगा, अपना पैकेट लेके आएगा तो कौन से पोर्ट से आएगा, रैंडम। रैंडम पोर्ट कौन सा रहेगा, समझो पकड़ लो 14145, ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। बाहर जब जाएगा तो डेटा PC1 ये आईपी लेके और ये पोर्ट लेके आ रहे हैं। तो बाहर जब आएगा, एज राउटर के पास जब आएगा वो, ठीक है, तो PC1 का ये आईपी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो PC1 का ये आईपी बाहर जाएगा क्या आपका, नहीं, ठीक है। तो PC1 का ये आईपी चेंज होगा किसमें, 200.1.10.
1 में चेंज होगा, ठीक है। बट आईपी तो चेंज हुआ, बट पोर्ट चेंज होगा क्या आपका? नहीं, पोर्ट चेंज नहीं होते, ठीक है। तो पोर्ट नंबर क्या रहेगा? बाहर जब जाएगा तो पोर्ट नंबर सेम रहेगा, 1414 कितना हो गया आपका? 5, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा? पोर्ट नंबर, ओके, ठीक है। और इस पोर्ट की मदद से डेटा किसके पास जाएगा? गूगल के पास। तो जब गूगल रिप्लाई देगा तो गूगल भी रिप्लाई कौन से पोर्ट के ऊपर देगा? 14145, ठीक है। और 14145 वाला पोर्ट नंबर का जब रिप्लाई किसके पास आएगा? एज राउटर के पास आएगा। तो एज राउटर को समझ जाएगा कि 14145 नाम का जो डिवाइस था वो कौन था? आपका PC1। और एज राउटर क्या करेगा? वो जो बाहर से जो रिप्लाई वाला पैकेट आया, वो रिप्लाई वाला पैकेट एज राउटर पोर्ट को मैच करके किसके पास भेज देगा? आपके PC1 के पास भेजेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? पैट, ठीक है, पोर्ट एड्रेस से। और ये टेबल बनता है आपके एज राउटर, इस टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन टेबल, एक्सलेट टेबल या नेट ट्रांसलेशन टेबल बोला जाता है, समझे आपको, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है? टेबल बनता है कि अंदर से वो कौन सा आईपी लेके आया था? 192.168.100.1 लेके आया था। कौन सा पोर्ट लेके आया? 14145। बाहर जाते समय एज राउटर ने उसको कौन सा आईपी दिया? 200.1.10.1। पोर्ट क्या था उसका? सेम, ठीक है। तो अभी बाहर से जब डेटा 200.1.10.1 का आ रहा है और फिर पोर्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 14145, ठीक है। तो एज राउटर को समझ जाएगा कि 14145 वाला पोर्ट नंबर कौन लेके आया था? 192.168.100.1। तो अंदर जाते समय एज राउटर क्या कर देगा? उस डेटा को किसके पास भेजेगा? 192.168.100.1, जो कि कौन है आपका? PC1, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पैड बोलते हैं। तो पोर्ट के मदद से क्या हो रहा है? मल्टीपल यूजर्स क्या हो रहे हैं? प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेमिक पैड। क्लियर आपका, ठीक है। अभी देखो डायनेमिक पैड तो क्या है? यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों होता है यूनिडायरेक्शनल? वो भी समझते हैं हम लोग, क्योंकि देखो डायनेमिक पैड जब करते हो आप, ठीक है, तो डायनेमिक पैड में कैसा होता है काम कि PC1 तो आया बाहर से अंदर, ठीक है। बट अभी समझो बाहर से कोई यूजर आपका क्या हो रहा है? अंदर आने का, एंटर करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो बाहर से कोई यूजर कौन से आईपी के ऊपर एंटर करने का ट्राई करेगा? प्राइवेट आईपी के ऊपर एंटर करने का ट्राई करेगा? नहीं, क्योंकि बाहर के साइड पे तो प्राइवेट आईपी काम करते ही नहीं है। तो बाहर के साइड पे वो यूजर कौन सा आईपी यूज करेगा? पब्लिक। और वो कौन सा पब्लिक आईपी यूज करेगा? 200.1.10.1, ठीक है। तो अभी जब इंटरनेट पीसी के ऊपर आप ये आईपी टाइप करोगे तो इंटरनेट पीसी का क्या होगा? डेटा आएगा। डेटा किसके पास आएगा? आपका एज राउटर, आईएसपी से फिर किसके पास आएगा? एज राउटर, ठीक है। बट एज राउटर उस डेटा को अंदर नहीं भेज पाएगा। क्यों? क्योंकि जब बाहर इंटरनेट पीसी क्या करेगा? जब आप बाहर से अंदर आने का ट्राई करेगा तो इंटरनेट पीसी क्या करेगा? अपने कोई एक रैंडम पोर्ट से अंदर आने का ट्राई करेगा, ठीक है। अभी जैसे समझो फॉर एग्जांपल इंटरनेट पीसी से जो पैकेट जनरेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इंटरनेट पीसी से समझो इंटरनेट पीसी बाहर से क्या कर रहा है? अंदर किसी वेबसाइट को, पीसी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट पीसी का सोर्स एड्रेस कितना है? 200.20.20.4 है, पकड़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद सोर्स मैक उसका कितना है? M40। और उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस, नहीं, सोर्स पोर्ट क्या रहेगा अपना? तो वो क्या है? अभी वो एक्सेस ले रहे हैं ना, तो उसका पोर्ट क्या रहेगा? रैंडम रहेगा। तो उसका पोर्ट कितना है? समझो 27276 ये पोर्ट नंबर है। डेस्टिनेशन एड्रेस वो अंदर किसके पास आने का ट्राई कर रहा है? PC1 के पास, ठीक है। तो PC1 का आईपी कौन सा डालेगा? वो प्राइवेट डालेगा, वो बाहर से नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट डालेगा तो प्राइवेट आईपी तो काम करेगा ही नहीं ना। 192.168 कौन सा हो गया आपका? 168.100. कितना है? 1। ये आईपी तो काम करेगा ही नहीं इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये आईपी तो वो यूज कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा आईपी डालेगा? PC1 का पब्लिक आईपी। अभी मुझे बताओ PC1 कौन सा पब्लिक आईपी यूज कर रहा है? 200.1.10.1, ठीक है। बट वो अकेला यूज कर रहा है क्या PC1 पब्लिक आईपी? नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे वो डालेगा 200.1.10. कितना? 1, ओके। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा आपका? समझ लो M200 है, ठीक है। और पैकेट कौन सा रहेगा? डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट समझो पीसी के कौन से पोर्ट के ऊपर आने का ट्राई कर रहा है? वो 23, कौन सा? टेलनेट, ठीक है। एंड फिर वो पैकेट कौन सा रहेगा? टीसीपी का सिन पैकेट। बट देखो जब ये सिन पैकेट क्या होगा? बाहर से जब इंटरनेट पीसी से जब जो डेटा आएगा, इंटरनेट पीसी से किसके पास आएगा? आईएसपी से फिर किसके पास आएगा? एज राउटर। और एज राउटर क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा। क्या है डेस्टिनेशन एड्रेस? 200.1.10.1, जो कि किसका आईपी है? एज राउटर का ही है। और डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करेगा। क्या चेक करता है वो? पोर्ट, ठीक है। बाहर से जो डेटा अंदर आ रहा है तो उसका क्या चेक करेगा? वो पोर्ट। और पोर्ट नंबर क्या लिखा है आपका? 23। तो मुझे बताओ एज राउटर के पास ऐसा कोई एंट्री है क्या कि कोई पोर्ट नंबर 23 से बाहर गया है और बाहर से अंदर आ रहे हैं? नहीं, ठीक है।
तो एज राउटर क्या करेगा, पोर्ट नंबर 23 जब देखेगा तो एज राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि अंदर से तो कोई पोर्ट नंबर 23 लेके गया ही नहीं बाहर, ठीक है। तो एज राउटर क्या कर देगा, इस पैकेट को क्या कर देगा, अपने पास से ड्रॉप कर देगा। समझा आपका, ठीक है। तो अगर बाहर से कोई भी यूजर अंदर एक्सेस लेने का ट्राई करेगा इन पीसीस का, तो एक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, डायनेमिक पैड क्या होता है आपका, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। एक मिनट, ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। डायनेमिक पैड समझा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है, आपका तीसरा टाइप हम लोग जो राउटर के ऊपर देखते हैं, कौन सा देखते हैं, डायनेमिक नेट, ठीक है। अब ये डायनेमिक नेट काइंड ऑफ यूजलेस है, क्योंकि इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ही क्या है आपका, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट देखो कैसे काम करता है, ठीक है। बहुत मतलब पहले आपका चलता था अब ये, और ये स्पेसिफिकली राउटर में ही चलता है। कुछ फायरवॉल में तो डायनेमिक नेट होता भी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ चेक पॉइंट की, चेक पॉइंट में आपको डायनेमिक नेट का फीचर दिखने को मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो मेन तो आपका जो दो ही होते हैं, कौन सा होता है, स्टैटिक नेट और कौन सा हो गया, डायनेमिक पैड। डायनेमिक पैड किसके लिए होते हैं, आपके सारे पीसीज वगैरह के लिए होते हैं। स्टैटिक नेट किसके लिए होते हैं, जो सर्वर आपके दोनों तरफ एक्सेसिबल होते हैं उनके लिए होते हैं, ठीक है। ये फिर डायनेमिक नेट किसके लिए होता है, तो डायनेमिक नेट देखो ज्यादा यूज होता ही नहीं है, कोई कंपनी में यूज नहीं, बहुत रेयरली अगर कोई कंपनी यूज किया तो किया, ठीक है, फीचर। तो डायनेमिक नेट में काम कैसे होता है, तो देखो डायनेमिक नेट एकदम सिंपल है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। कि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्राइवेट आईपीस, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर कौन है आपके, सीआरएम, ईआरपी, इन सब को भी क्या करना है, बाहर इंटरनेट पे जाना है, तो इनको भी क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए ना। तो सीआरएम का भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आईपी कौन सा है, तो सीआरएम कंपनी में कनेक्ट है, तो कंपनी में कनेक्ट होने की वजह से उसके ऊपर प्राइवेट आईपी कौन सा चल रहा है, 172.16. कितना चल रहा है आपका, 50.1। तो उसका कौन सा आईपी चल रहा है, 172.16.50.1, तो ये उसका प्राइवेट आईपी है सीआरएम का। फिर ईआरपी का कितना है, 172.16.50. कितना हो गया आपका 2। फिर उसके बाद 172.16. कितना हो गया आपका 50.3। 172.16.50. कितना है आपका 4। तो ये क्या हो गए, मल्टीपल प्राइवेट आईपीज है, ठीक है। और इनको बाहर जाने तो क्या चाहिए, पब्लिक आईपीज। तो मल्टीपल प्राइवेट आईपीज को जब आप क्या करते हो, सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करते हो, तो वो तो हो गया डायनेमिक पैड, ठीक है। बट मल्टीपल प्राइवेट आईपीज को आप मल्टीपल पब्लिक आईपीज में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। मतलब हम लोग ने क्या किया है, प्राइवेट आईपीज का ग्रुप बनाया है और पब्लिक आईपीज का भी क्या बनाएंगे हम लोग, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक आईपीज का ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 200 डॉट, जैसे समझो 1 डॉट 10 डॉट कितना है, अभी मेरे पास रिमेनिंग आईपीज कितने हैं पब्लिक, 3 वाला यूज हो चुका ना, 4 से हम लोग रिमेनिंग है, तो हम लोग समझो 4। फिर उसके बाद 200 डॉट 1 डॉट 10 डॉट कितना है आपका 5, ठीक है। एंड 200 डॉट 1 डॉट 10 डॉट कितना है आपका 6। एंड 200 डॉट 1 डॉट 10 डॉट कितना है 7, ठीक है। तो मल्टीपल प्राइवेट आईपीज क्या हो रहे हैं, मल्टीपल पब्लिक आईपीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक नेट, ठीक है। अभी देखो ये प्रोसेस क्यों यूजलेस है, ठीक है, क्योंकि देखो स्टैटिक नेट का एक फायदा है कि स्टैटिक नेट क्या है, बाय डायरेक्शनल है। तो अगर समझो किसी को कंपनी के अंदर आना चाहता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उस डिवाइस के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टैटिक नेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है फीचर, आपका स्टैटिक नेट के बाद आपका कौन सा होता है, डायनेमिक पैड। डायनेमिक पैड क्या है आपका,
यूनि डायरेक्शनल है बट वो पीसीस के लिए, क्योंकि मल्टीपल यूजर क्या हो रहे हैं, एक ही सिंगल पब्लिक, तो उधर आपका पैसा बच रहा है, ठीक है। अभी डायनेमिक नेट में क्या हो रहा है, ठीक है, देखो डायनेमिक नेट ना ही बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। और डायनेमिक नेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर यूजर के लिए क्या कर रहे हैं, प्राइवेट आईपी क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डायनेमिक नेट में कैसे होता है, तो समझो कोई एक यूजर आया, जैसे 172.16.50.1 वाला यूजर आया, ठीक है। ये यूजर को जहां बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए उसके पास पूरा का पूरा ग्रुप पड़ा है, ठीक है। वो ग्रुप में से एक कोई भी रैंडम आईपी उठा के क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है। जैसे वो समझो कौन सा आईपी लेके गया, 200.1.10.5, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर ऐसा नहीं काम कर रहे कि एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी, ऐसा असाइन नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट आईपी को पूरा ग्रुप असाइन कर रहे हैं। तो मतलब एक प्राइवेट आईपी इस ग्रुप में से कोई भी पब्लिक आईपी लेके बाहर जा सकता है। जैसे अभी समझो PC2 आया, सर्वर 2 आया, सर्वर 2 क्या करेगा, इस ग्रुप में से कोई भी पब्लिक आईपी लेके क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद समझो सर्वर 3 आया, सर्वर 3 भी क्या करेगा, इस ग्रुप में से कोई भी पब्लिक आईपी लेके बाहर चला जाएगा, ठीक है। सर्वर 4 आया, सर्वर 4 भी क्या करेगा, इस ग्रुप में से पब्लिक आईपी लेके बाहर चला जाएगा। मतलब हम लोग ना कोई भी प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी डायरेक्ट असाइन नहीं कर रहे, हम लोग एक पूरे प्राइवेट आईपी को एक पूरा ग्रुप क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं पब्लिक आईपी से, समझे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय डायरेक्शनल हो सकता है क्या, डायनेमिक नेट बाय डायरेक्शनल हो सकता है आपका, नहीं। क्यों नहीं हो सकता डायनेमिक नेट बाय डायरेक्शनल, समझो अभी समझो फॉर एग्जांपल किसी को बाहर से सीआरएम को एक्सेस करना है, बट सीआरएम का पब्लिक आईपी तो फिक्स है ही नहीं ना, ठीक है। सीआरएम कभी कौन सा पब्लिक आईपी यूज कर रहा है, 4 वाला यूज कर रहा है, कभी 5 वाला यूज कर रहा है, कभी 6 वाला यूज कर रहा है, कभी 7 वाला। तो जो फ्री रहेगा वो क्या करेगा, सीआरएम आईपी उठा के क्या हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। तो सीआरएम का कोई फिक्स है क्या पब्लिक आईपी, आपका नहीं है, समझे आपको, ठीक है। तो पहला तो ये इश्यू है कि जो आप डायनेमिक नेट करते हो वो बाय डायरेक्शनल नहीं होता, ठीक है। सेकेंड इश्यू है कि डायनेमिक नेट में आपको क्या करना पड़ता है, जितने प्राइवेट आईपीज होते हैं उतने पब्लिक आईपीज का ग्रुप बनाना ही पड़ता है, ठीक है। मतलब जितने प्राइवेट आईपीज आप यूज कर रहे हो उतने पब्लिक आईपीज आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा ही, समझे आपको, ठीक है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो आपके प्राइवेट आईपीज का जो ग्रुप है वो कितना है आपका, 5 लोगों का है, ठीक है। तो प्राइवेट आईपीज में कितने टोटल कितने प्राइवेट आईपीज है, 5, 172.16.50. कितना आपका 5, ये भी क्या हो चुका है, ऐड हो गया, ठीक है। तो टोटल प्राइवेट आईपीज का ग्रुप कितना है, 5 है, ठीक है। और पब्लिक आईपीज का कितना है, सिर्फ 4, ठीक है। तो उसमें होगा क्या प्रॉब्लम, तो इसमें डायनेमिक नेट करोगे तो डायनेमिक नेट तो हो जाएगा, बट देखो प्रॉब्लम कैसा होगा, प्राइवेट आईपी नंबर 1 आएगी, जैसे सर्वर 1 आया, सर्वर 1 एक क्या करके लेके गया, पब्लिक आईपी लेके गया। सर्वर 2 आया, सर्वर 2 एक पब्लिक आईपी लेके गया। सर्वर 3 आया, वो भी एक पब्लिक आईपी लेके गया। सर्वर 4 आया, वो भी एक पब्लिक आईपी लेके गया, ठीक है। मतलब हर डिवाइस क्या कर रहा है, एक पब्लिक आईपी लेके जा रहा है, ठीक है। बट अभी सर्वर 5 जब आएगा तो उसके पास कोई पब्लिक आईपी लेके जाने के लिए बाहर पड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो सर्वर 4 का डेटा बाहर जा ही नहीं पाएगा इंटरनेट पे, सर्वर 4 नहीं 5 का, समझे आपको, ठीक है। तो सर्वर 5 क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, ओके, ठीक है। तो डायनेमिक नेट जब करोगे तो डायनेमिक नेट में क्या करना पड़ता है, जितने प्राइवेट आईपीज रहेंगे उतने पब्लिक आईपीज आपको क्या करना पड़ता है, असाइन करना ही पड़ता है, ओके, ठीक है। तभी जाके आपका डायनेमिक नेट क्या करेगा काम, क्लियर, ठीक है। तो यूजलेस ही है ना बाय डायरेक्शनल है ना, फिर उसमें आपको क्या करना पड़ता है, हर यूजर के लिए क्या करना पड़ता है, पब्लिक आईपी असाइन करना। इससे बेटर तो हम लोग डायनेमिक क्या करेंगे, पैट कर देंगे, क्योंकि डायनेमिक पैट में हर यूजर के लिए अलग पब्लिक आईपी खरीदने की जरूरत नहीं है। हर यूजर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पब्लिक आईपी लेके बाहर जा रहे हैं, ओके, ठीक है। तो डायनेमिक पैट क्या है, बेटर है, क्लियर, ठीक है। तो इसीलिए इस फीचर को ना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अब ये सिस्को के डिवाइस में दिया गया है इसलिए हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक है। नहीं तो ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये यूज़ होता ही नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये आपके क्या है, नेट के क्या है टॉपिक्स है, ठीक है। अभी नेट में हम लोग ने क्या देखा है, कितने देखा है आपका, 3 टाइप के नेट देखे, ठीक है। अभी ये 3 के अलावा जब हम लोग फायरवॉल में जाएंगे तो फायरवॉल में ना और टाइप के नेट दिखेंगे, जिससे कौन से नेट दिखेंगे आपको, पॉलिसी नेट, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, पॉलिसी नेट। इट्स अ टाइप ऑफ स्टैटिक नेट बट उसको पॉलिसी नेट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा टाइप का नेट दिखेगा आपको, फिर डेस्टिनेशन नेट, कौन सा होता है आपका, डेस्टिनेशन नेट, ओके, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, नया टाइप है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जब पैट करते हो, पैट में कौन से टाइप आते हैं, तो अभी तक हम लोग ने पैट में क्या देखा है, डायनेमिक पैट। फिर उसके बाद आता है आपका स्टैटिक पैट, क्या होता है आपका स्टैटिक पैट, ठीक है। ये आपने नहीं देखा, सिस्को के डिवाइस में नहीं होते, राउटर्स में। फिर उसके बाद आपका होता है डायनेमिक पैट विथ क्या होता है, डायनेमिक पैट विथ कस्टम आईपी, ठीक है।
कस्टम क्या हो गया आईपी। डायनेमिक पैट विथ क्या होता है कस्टम आईपी, तो ये भी एक टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका डायनेमिक पैट विथ क्या होता है इंटरफेस आईपी बोल रहा हूँ, सॉरी, पैट पूल। डायनेमिक पैट विथ क्या होता है पैट पूल, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पैट के अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो हम लोग नैट का भी टाइप देखेंगे और पैट का भी, बट ये राउटर पे नहीं होंगे। ये जो मैंने बताया ये राउटर पे नहीं काम करेंगे, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बट ये हम लोग जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, फायरवॉल। जैसे एएसए हो गया, सबसे पहले एएसए पे करेंगे काम हम लोग, फिर उसके बाद चेक पॉइंट और फिर क्या हो गया पालो अल्टो, ठीक है। तो उसके ऊपर ये क्या करोगे आप कॉन्फ़िगरेशन, समझा आपको, ठीक है। बट ये आपके राउटर पे काम नहीं करेंगे, ये जितने भी मैं फीचर बता रहा हूँ ये राउटर पे नहीं सपोर्ट होते, समझा आपको, ठीक है। तो राउटर पे सिर्फ क्या चलेगा आपका ये 3 टाइप के नेट, ठीक है। फायरवॉल में ये तीन तो चलेंगे ही चलेंगे, बट फायरवॉल में ये 3 के अलावा ये तीनों और ये बाकी के बचे हुए भी क्या कर सकते हो, पैट का यूज करके आप पैटिंग कर सकते हो। क्लियर आपका, ठीक है। तो ये सब क्या है नेट पैट के टाइप से, इसको मैं कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। जैसे हम लोग नेट ये 3 तो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन आता ही है, बट आपको कॉन्फ़िगरेशन जो नेट का पॉलिसी बनाते हो ना, नेट का जो भी कॉन्फ़िगरेशन अभी देखा है उसमें आप आईपी का यूज करते हो डायरेक्ट। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे नेट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से भी क्या कर सकते हो नेट बनाते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नेट भी क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। क्लियर आपका, ठीक है। तो ये सब हम लोग काम करेंगे, बट ये अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करता हूँ कंटिन्यू। 1 मिनट रुको, देखता हूँ मैं क्या है अपडेट है, एक 5-10 मिनट रुको, मैं बताता हूँ, ठीक है।